एग्जाम बंधु अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं जो भी फोर्थ ग्रेड या फिर अदर एग्जाम्स के लिए प्रकाश टॉपिक है, उस प्रकाश टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सब पे चर्चा करेंगे। और आज के जो ये प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर हूबहू छपने वाले हैं। यदि आपके सिलेबस के अंदर ये टॉपिक है तो आपको ये क्लास पूरी देखनी चाहिए। स्पेशली फोर्थ ग्रेड के लिए जो सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है प्रकाश एवं प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, तो वो सभी है इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, अपवर्तन, जितने भी टॉपिक है प्रकाश के सभी के महत्वपूर्ण जो है 210 से अधिक मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं, जिसके अंदर आपके सभी महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज भी इसके अंदर शामिल है और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, सभी इसके अंदर शामिल है। तो 210 से ज्यादा प्रश्न है सिर्फ इस एक टॉपिक के हैं, तो यहां से जो है एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है, तो अंत तक जरूर देखें। आइए शुरुआत करते हैं। थ्योरी क्लासेज हमने इसकी पढ़ ली है और थ्योरी क्लासेज के अंदर यदि अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो 2 क्लासेज ऑलरेडी अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है और वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर ले और ऐप पे उसकी जो आपकी थ्योरी क्लासेज है उसकी पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। दोनों की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो देखो पहला प्रश्न है आपका, यदि किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो उसका उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कौन सा है। हमने बात की थी उत्तल दर्पण के बारे में, तो उत्तल दर्पण के बारे में हमने ये कहा था कि यदि मान लो ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, और यहां से यदि कोई, ये आपकी क्या है, ये मुख्य अक्ष है, और यहां से अनंत से यदि कोई किरण आती है और वो कहां से आती है, अनंत, यानी वस्तु कहां पे है, वस्तु आपके अनंत पे रखी हुई है, तो वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आपका कहां पर होगा। तो देखो प्रतिबिंब आपके कहां पर हो जाएगा, इसका फोकस के दर्पण के पीछे हो जाएगा भाई, ठीक है, यानी फोकस पर हो जाएगा। ये जो आपके दर्पण है उस दर्पण के पीछे फोकस पे यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे मान लो ये फोकस है, ये आपके वक्रता केंद्र हो गया सी, तो ये जो फोकस है उस फोकस पे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। याद रख लेना, जितने भी मैंने आपको करवाए थे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के जितने भी प्रतिबिंब करवाए थे, सभी प्रतिबिंब मैंने अच्छे से समझा रखा है थ्योरी क्लासेस के अंदर, उनको आप रट लेना, वहां से प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएगा आपको। वहां 2 टेबल है, उस टेबल को आप याद कर लोगे तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा भाई। फोकस पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और लघु प्रतिबिंब बनाता है। ये चीज याद रख लें, उत्तल दर्पण है वो हमेशा आभासी बनाएगा, हमेशा सीधा बनाएगा और लघु प्रतिबिंब बनाएगा। यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण या लेंस सौर भट्टियों, मशालों, सर्च लाइटों और वाहनों की हेडलाइट्स में प्रयोग होता है। मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा रखा है इसको कि वाहनों के अंदर, वाहनों के जो हेडलाइट है, हेडलाइट के अंदर कौन सा दर्पण या लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी वाहनों के अंदर हेडलाइट के जो प्रकाश है उस प्रकाश को, उस जो लाइट्स को क्या करते हैं, वो एक ही जगह पर केंद्रित करते हैं, अभिसारित करते हैं। और कौन सा ऐसा जो दर्पण है वो आपका कौन हो जाएगा, इसके अंदर आपके जो है लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, दर्पण नहीं है, लेंस का प्रयोग करते हैं, तो आपके अवतल दर्पण या अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है, अवतल इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला देखो, ये अवतल दर्पण हो गया, इसका उपयोग सौर भट्टियों, मशालों, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट्स में प्रयोग होता है। यह दर्पण प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित या फोकस करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या करेगा, एक बिंदु पर फोकस करेगा, इसलिए हेडलाइट या टॉर्च है, टॉर्च की जो लाइट है वो लंबी दूर तक पड़ती है, ये क्या करेगा, आपके अभिसारित करेगा। जबकि अपसारी क्या होता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है, ठीक है, ये समानांतर किरणें उत्पन्न करता है। यह विशेषता इन उपकरणों के लिए उपयुक्त है। जो समतल दर्पण केवल सपाट प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाते हैं तथा इन उपयोगों के लिए अनुपयुक्त है, ठीक है। तो ये क्या, ये अपसारित है, और अपसारित क्या करेगा, प्रकाश को फैलाएगा, और प्रकाश को फैलाएगा तो ये टॉर्च और सर्च लाइटों के अंदर प्रयोग नहीं होगा। अगला देखो, किसी नियत कोण पर अनंत समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। यानी आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए, और संख्या क्या था कि n बराबर आपका प्रतिबिंबों की संख्या था 360 बटा थीटा, क्या था भाई, 360 बटा थीटा था। यदि आपका विषम आंसर आता है तब तो जो है आपका उन प्रतिबिंबों की संख्या वो हो जाएगा, यदि सम आता है तब आप उसमें क्या करोगे, n-1 करोगे, ठीक है, सम आएगा तब n-1 करोगे। तो यहां पर क्या पूछा है, अनंत पर 2 समतलों के बीच रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या आपको बतानी है। तो ए ऑप्शन है आपका, प्रतिबिंबों की संख्या n है, यानी 180 बटा दर्पणों के बीच का कोण -1। यहां पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 90 बटा दर्पणों के बीच का कोण +1। और इसके अलावा यहां पर यह लिखा हुआ है, मैंने आपको यहां पर जो फॉर्मूला लिखा दिया ये क्या है, 360 बटा थीटा, तो 360 बटा थीटा -1, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, डी आंसर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो कि 2 समतल दर्पणों के बीच में प्रतिबिंब का सूत्र क्या होता है, ये याद रख लेना, 360 बटा थीटा -1 हो जाएगा, जहां थीटा दर्पणों के बीच का क्या है, कोण है। यह सूत्र तब लागू होता है जब थीटा बटा 360 पूर्णांक हो।
यदि यहां पर ये देखो, यदि जैसे मान लो किसी के दो दर्पणों के बीच में कोण कितने डिग्री हो, कोण मान लो 50 डिग्री हो दो दर्पणों के बीच में, और आपको कह दे कि दो दर्पणों के द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या है, तो आपको उन 50 डिग्री को, थीटा का मान 50 डिग्री है, इसको इस फॉर्मूले में रखना है। तो संख्या क्या आ जाएगी, 360 बटा आपके 50। आप ये ऐसे कर लोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे आप करोगे तो यहां पर क्या आएगा, पॉइंटों के अंदर आएगा। ठीक है, जब पॉइंटों के अंदर आएगा 7 पॉइंट कुछ आएगा। जब 7 पॉइंट, जब भी पॉइंटों के अंदर आपका आंसर आ रहा है तो उसके जस्ट आगे जो पूर्णांक है, यानी जैसे मान लो 7 पॉइंट कुछ आ रहा है तो आपको वहां पर आंसर क्या लेना है, आंसर 8 लेना है। जैसे मान लो कि कोई दो दर्पण है, दो दर्पण आपके 90 डिग्री एंगल पे रखे हुए हैं, तब उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या है, तो आप क्या करोगे, n बराबर 360 बटा थीटा का मान कितना लोगे आप, 90 लोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 4। तो प्रतिबिंबों की संख्या जैसे सम आ गया, सम आते ही क्या करेंगे हम, -1 कर देंगे। क्या करेंगे हम, -1 कर देंगे, और प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। यानी यदि दो दर्पण जो है आपके 90 डिग्री कोण पे रखे हुए हैं तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंब कितने हो जाएंगे, 3। यदि किसी के भाग देने के अंदर आपकी विषम संख्या है तो उसमें -1 नहीं करना है, यदि सम संख्या है तो हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। ठीक है, ये भी मैंने आपको थ्योरी में अच्छे से समझा रखा है। अगला प्रश्न देखो, परावर्तन के नियमों के संदर्भ में, यानी परावर्तन के नियम हमने पढ़ लिए थे, निम्नलिखित कौन सा कथन है वो सही है, आपको सर्वाधिक उपयुक्त है वो आपको बताना है। जैसे पहला ऑप्शन आपका क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण से छोटा होता है। दूसरा है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव शून्य होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण से बड़ा होता है। तो यहां पर क्या है, हमने दो नियम पढ़े थे परावर्तन के कौन से दो नियम पढ़े थे। एक पढ़ा था कि अब आपतित किरण, यहां पर जैसे मान लो ये तल है, सतह, यहां से एक जो किरण आती है वो आपतित होती है, यहां पर सतह से टकरा करके क्या है, आप परावर्तन की बात कर रहे हैं, तो जैसे टकरा के वापस ये परावर्तित हो जाती है, तो ये आपकी यह आपतित किरण हो जाएगी। और दूसरी ये क्या हो जाएगी, ये परावर्तित किरण हो जाएगी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। और यहाँ पर एक क्या है, अभिलंब है। तो हमने कहा था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या है, तीनों एक ही तल पर होंगे। एक तो ये नियम था, और दूसरा नियम क्या होता, कोण आई बराबर कोण आर, यानी यदि आपके आपतन कोण आई है, परावर्तन कोण आर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। ये आपका नियम सही है। एक नियम और था कि तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दो नियम परावर्तन के हमने पढ़े थे, तो ये दोनों नियम आपको याद रखने भाई। ठीक है, परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर रहता है। उसके बाद में अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर जो है कौन सा प्रकाश के संदर्भ में गलत है, निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है चुने। देखो जैसे यहां पर एक दूसरे की ओर अनंत दो दर्पण एक ही प्रतिबिंब बनाते हैं, प्रकाश का विभक्त होना प्रकीर्णन कहलाता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तित सतह पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ये अभी हमने बात की थी कि आप आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपके अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल पे होते हैं। ये परावर्तन का नियम है। नियमित परावर्तन चमकदार और चिकनी सतह से होता है, तो ये भी एकदम सही है। जो नियमित परावर्तन होता है वो चमकदार और चिकनी सतह पर होता है, और विस्तृत जो परावर्तन होता है वो खुरदरी सतह पर होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, और ये भी स्टेटमेंट सही है, और ये भी स्टेटमेंट सही है। प्रकाश का विभक्त होना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ये हमने थ्योरी के अंदर सीधी इसकी परिभाषा पढ़ी थी। तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। एक दूसरे की और अनंत दो दर्पण का एक ही प्रतिबिंब बनाते हैं। दो दर्पण अभी हमने कहा था कितने प्रतिबिंब बनाते हैं, अनंत प्रतिबिंब है वो बनाते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, दो दर्पण जो एक दूसरे की ओर अनंत है कई प्रतिबिंब बनाते हैं, न कि केवल एक। अनंत प्रतिबिंब बनाते हैं, इसलिए वो स्टेटमेंट क्या है आपका गलत हो गया था। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जिससे नियमित परावर्तन होता है। क्या होता है भाई, नियमित परावर्तन होता है। अभी हमने कहा था कि जो चिकनी सतह है वहां पर नियमित परावर्तन होता है, और जो खुरदरी सतह है वहां पर विस्तृत होता है। तो यहां पर सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा हो जाएगा, कागज का टुकड़ा, पॉलिश की हुई आपके लकड़ी की चिकनी मेज, कार्डबोर्ड की सतह और चौक पाउडर। तो यहां पर जो सबसे उपयुक्त कौन सा है, सर्वाधिक उपयुक्त की बात की है, तो जो पॉलिश की हुई चिकनी मेज है उससे जो परावर्तन होगा वो सर्वाधिक नियमित परावर्तन होगा। तो सबसे उपयुक्त यही है। बाकी ये जो लगभग है खुरदरी में आ जाते हैं। तो दो परावर्तन हो जाएंगे। परावर्तन हमने पढ़ा था, एक तो नियमित पढ़ा था थ्योरी के अंदर, मैंने आपको सारी चीज बता रखी है, और एक हमने विस्तृत पढ़ा था। ठीक है, एक हमने विस्तृत पढ़ा था। तो ये खुरदरी सतह पे होता है, ये चिकनी सतह पे होता है। अगला देखो, पॉलिश की हुई हो जाएगी। नियमित परावर्तन तब होता है जब चिकनी और चमकदार सतह हो, और जैसे कागज, कार्डबोर्ड, चौक पाउडर एक समान सतह है जो विस्तृत परावर्तन करती है। ठीक है, इनको भी आप ध्यान में रखें। विस्तृत और नियमित दो परावर्तन के प्रकार है, याद रखें यहाँ पर। उसके बाद में देखो, एक गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण की बात की है, मैंने आपको बता दिया। गोलीय दर्पण दो भाग होते हैं, अवतल और उत्तल, जिसके बाहर की ओर वक्रित भाग एक परावर्तक की भांति काम करते हैं। मैंने आपको बताया था, जैसे ये आपके गोलीय दर्पण है, और यहाँ पर जैसे देखो ये जो बाहर का भाग है, ये बाहर का भाग यदि आपके परावर्तन का काम करेगा तो आपके क्या बन जाएगा, उत्तल दर्पण बन जाएगा। ठीक है, यदि ये आंतरिक भाग आपके परावर्तन का काम करेगा तो कौन सा बन जाएगा, अवतल बन जाएगा। ठीक है, वैसे हमने कहा कि जो अवतल आपके जैसे लेंस थी, इस तरह की कुछ आकृति थी। तो यहाँ पर जो अंदर की तरफ जो आ रहा है, ये एक गोलीय दर्पण का ही भाग होता है। तो अंदर की तरफ जो किरणें आकर के टकरा के वापस जाती है, तो वो आपके कौन सा हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। और इस तरीके का जो अभी हमने बनाया था, ये इस
तरह की जहां पर प्रकाश बाहरी हिस्से पर टकराता है वो आपकी क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। तो ये क्या कहा है, जिसका बाहर की ओर वक्रित भाग एक परावर्तक की भांति काम करता है, मतलब बाहर की ओर वक्रित भाग है एक परावर्तक भांति काम करता है, वो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो यहां पर उत्तल दर्पण हो गया। उसके बाद में एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। मैंने आपको बता दिया था थीटा बराबर 360 एन बराबर प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है, प्रतिबिंबों की संख्या एन होती है। ठीक है, तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था एन बराबर 360 बटा थीटा, ये हमने पढ़ा था। कोण कितना है, 60 डिग्री। हम मान यहाँ पर क्या रख देंगे, 60 डिग्री रख देंगे भाई। क्या आ जाएगा, 60 डिग्री रख देंगे। कितना आ गया, एन का मान 6 आ गया। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, जब भी सम आए, जब भी क्या है, जब भी सम आए तो आपको क्या करना है, -1 करना है। यदि यहाँ पर ऑलरेडी विषम आ जाता तब तो हम कुछ नहीं करते। जब भी सम आए हमने -1 किया, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा 5 प्रतिबिंब हो जाएगा भाई। यहाँ पर जो 6 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर 6 नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आंसर हमारा सम आया है। ऐसा नहीं हो कि आप 6 आते ही सीधा यहाँ पर ये टिक कर दो, ये आपकी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही आंसर इसका क्या है, आंसर 5 हो जाएगा। यदि यहाँ पर आप मान लो यहाँ पर अलग कोई जैसे कोण हो, ठीक है, जिसके क्या है, जिसे भाग देने पर यहाँ पर विषम संख्या है, तो वो सीधा आंसर हो जाएगा, उसमें फिर हम 1 नहीं घटाएंगे। इन बातों का ध्यान में रखें, मैंने ये अच्छे से बता रखा आपको। देखो, दो समतलों के दर्पणों के बीच में बनने वाले प्रतिबिंबों का सूत्र ये दे रखा है, n बराबर 360 बटा थीटा -1 है। जहां दो दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो यहां पर भाग दिया 5 - 1 बराबर कितना प्रतिबिंब आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगला देखो, एक समतल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, यानी एक समतल दर्पण है, ठीक है, मान लिया कि ये आपके क्या है, ये एक मान लिया सीधा और समतल दर्पण है, और इसके यहां पर सामने कोई वस्तु रख दी है, ये आपके वस्तु रख दी है कितनी, 60 सेंटीमीटर यहां पर दूर वस्तु रख दी है। तो वस्तु और दर्पण पर बनने वाले उसके प्रतिबिंब के बीच में दूरी कितनी होगी। मैंने आपको यह बताया था कि किसी समतल दर्पण के सामने जितनी दूर आपके वस्तु होती है, उतनी ही दूर आप पीछे क्या है, प्रतिबिंब बनता है। तो क्या हो गया, दोनों के बीच की दूरी को, तो यहां पर मानो कि जैसे वस्तु हो गई, तो इस वस्तु के उतनी ही दूरी पर यहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, एक बात हो गई। तो यहां पर क्या है, 60 सेंटीमीटर यह हो जाएगा और 60 सेंटीमीटर यह वस्तु हो जाएगी। तो ये हमने नियम पढ़े थे समतल दर्पण के, हमने 5-7 नियम पढ़े थे, और एक जो पेज के अंदर हमने सारे नियम पढ़े थे, मैंने अच्छे से सभी नियम लिखा रखे हैं, वहां से एक भी वर्षन आपका बाहर नहीं जाएगा, तो वो अच्छे से रट लेना। जैसे यहां पर क्या है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूर वस्तु होती है, प्रतिबिंब उतना ही दूर प्रतिबिंब बनता है। तो 60 सेंटीमीटर दूर यदि वस्तु है, तो प्रतिबिंब भी कितना दूर बनेगा, 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। प्रश्न में क्या पूछा है, प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, प्रश्न क्या है, बीच की दूरी इन्होंने पूछी है, इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी इन्होंने पूछी है, कितनी हो जाएगी भाई, 60 और 60 120 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहां पर ये अक्सर हम गलती करते हैं, हम प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते, हम ये देखते हैं कि 60 सेंटीमीटर दूर रखा है, और हम इतना पढ़ करके हम ये सोच लेते हैं कि 60 आगे 60 पीछे, इसका मतलब 60 आंसर होगा। ठीक है, हम ये आंसर कर देते हैं, और हम क्या है, गलत कर देते हैं। इन्होंने स्पष्ट पूछा कि दोनों के बीच की दूरी पूछी है, तो क्या हो जाएगी, 60 60 120 हो जाएगी, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इनको आपका ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, ये सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया कि प्रतिबिंब वस्तु से जितनी दूरी पे बनेगा, ये दर्पणों के बीच में 60 दूरी, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, उसके बाद में देखो, यदि किसी वस्तु को दो ऐसे समानांतर दर्पण के बीच में रखा जाए जिनकी परावर्तनीय सतह एक दूसरे के सम्मुख हो, क्या हो, एक दूसरे के सम्मुख हो, वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। ये मैंने आपको उस रूल्स के अंदर बता दिया है कि यदि कोई वस्तु दो ऐसे समांतर दर्पण के बीच में रखी जाती है, मैंने आपको बता दिया था, कोई समांतर दर्पण के बीच में यदि वस्तु रखते हैं, तो वहां पर जो कितने प्रतिबिंब बनाती है, अनंत प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है उस थ्योरी क्लासेस के अंदर, तो यहां पर ए आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समानांतर दर्पण हमेशा कौन से प्रतिबिंब बनाते हैं, अनंत प्रतिबिंब बनाते हैं। ये लाइन रटा मार लेना, ये सीधे सीधे इसी तरीके से आपका प्रश्न आता है। देखो, सूची 1 और सूची 2 को उसमें मिलान करना है। सूची 1 के अंदर आपके क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये परिभाषाएं और एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, और सूची 2 के अंदर आपके दर्पणों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे आपके ए ऑप्शन क्या है, एक चमकदार और पॉलिश की गई सतह से परावर्तन। हमने अभी पढ़ा था, चमकदार और पॉलिश की गई सतह से परावर्तन क्या हो जाएगा, आपकी नियमित परावर्तन हो जाएगा। वस्तु के ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब के लिए प्रयुक्त शब्द, वस्तु का यदि ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब की हम बात करेंगे, ठीक है, जैसे हमने मान लो यहाँ पर यह मिलान कर दिया। अब देखो, वस्तु के ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब के लिए प्रयुक्त शब्द की बात करें, तो यहां पर क्या है, इरेक्ट या सीधा, हम उसकी बात करेंगे। क्या करेंगे, इरेक्ट और सीधा, डी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में वह दर्पण जो सदैव समान आकार का आभासी और पार्श्व परावर्तित प्रतिबिंब बनाता है। हमने समतल दर्पण की परिभाषा पढ़ी थी, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि समतल दर्पण हमेशा सदैव समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है और पार्श्व परावर्तित बनाता है। यानी आपने हमारे कैमरा जो फोन होता है, उस कैमरा के अंदर भी देखा होगा, मिरर मोड एक जो है, मिरर मोड आपके क्या आता है, एक ऑप्शन आता है, उसके अंदर हम क्या लेते हैं, हम सेल्फी लेते हैं, तो हमारा बायां हाथ दायां हो जाता है और दायां हाथ बाएं की तरफ चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्श्व परावर्तित बोलते हैं। तो हम जो भी समतल दर्पण देखते हैं, घरों के अंदर हमारा जो भी कांच वगैरह लगे हुए होते हैं, वो कांच के अंदर हम क्या देखते हैं, एक तो हमारा आभासी चित्र देखते हैं और एक पार्श्व परावर्तित
प्रतिबिंब देखते हैं तो वो सदैव समान आकार का होता है, यानी हमारा जितना नाक, जितने कान आंख होती है वो उतना ही हमें दिखाई देता है, कोई छोटा बड़ा उसमें नहीं दिखता है। तो वो कौन सा होता है, वो समतल दर्पण होता है। तो यहाँ पर सी में पहला हो गया। उसके बाद में सोलर कुकर, टॉर्च में प्रयोग किया जाने वाला, अभी मैंने आपको बताया था टॉर्च हो, गाड़ी की हेडलाइट हो, सर्च लाइट हो, उन सब के अंदर कौन सा प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण करते हैं। क्यों अवतल क्या करता है, अवतल उसको अभिसारित कर देता है, तो इसका प्रयोग करेंगे। अब इसका भाई मिलान कर लो, एक के अंदर हमने पढ़ा था 3, तो एक के अंदर 3 आपके 2 के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में बी में हमने पढ़ा था 4, तो बी में यहाँ पर 4 किस में है, इसमें है। फिर सी के अंदर हमने पहला पढ़ा था, तो सी के अंदर पहला है, और फिर डी के अंदर हमने दूसरा पढ़ा था, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका इसके अंदर सही होने वाला है भाई, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा रखी है। अगला प्रश्न देखो, ये आपके सॉल्यूशन हो गया। चमकदार सतह से परावर्तन नियमित परावर्तन हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब इरेक्ट कहलाता है। समान आकार का आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण है। और ये आपके सोलर कुकर, टॉर्च, हेडलाइट, सर्च लाइट जितनी भी है वहां पर अवतल दर्पण होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो आकृति और प्रकार। आकृति और प्रकार की बात करें, यहाँ पर ये आकृति लिखी हुई है, यहाँ पर ये प्रकार है। सीधी सी बात है, मैंने आपको बता दिया था कि जब भी कोई ये 2 गोलीय दर्पण है और 2 गोलीय दर्पण इस तरीके से यदि आपके लिए रख दिए जाते हैं, तो यहाँ पर ये इस दर्पण का भाग और इस दर्पण का ये भाग, यदि ये भाग को मिला लिया जाए तो ये आपके कौन सा बन जाएगा, ये आपके उत्तल लेंस बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, उत्तल लेंस बन जाएगा। इसके बाद में मैंने कहा कि यही 2 गोलीय दर्पण यदि थोड़े दूर ऐसे रख दिया जाए और इनको यहां से मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए, यदि इनको यहां से मिला दिया जाए तो ये जो आकृति बन रही है वो आकृति आपके कौन सी बन जाएगी, ये आकृति आपके अवतल लेंस की बन जाएगी, ठीक है, अवतल लेंस की बन जाएगी। उसके बाद में हमने बात की थी यही गोलीय दर्पण का यदि आंतरिक भाग परावर्तक सतह के रूप में काम करे तो ये आपके क्या बन जाएगा, ये अवतल दर्पण बन जाएगा। इसको हम जैसे इस तरीके से, यदि हम इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आंतरिक भाग क्या काम करेगा, ये अवतल दर्पण का काम करेगा। यदि बाहरी भाग परावर्तक पृष्ठ की तरफ काम करेगा तो उत्तल दर्पण की ओर काम करेगा। अब यहाँ पर देख लो आप, ये जैसे दे रखा है तो ये कौन सा भाग है, हमने कहा कि उत्तल लेंस है। यहाँ पर उत्तल लेंस है तो एक के अंदर तीसरा हो गया, ठीक। उसके बाद में ये भाग हमने कहा कि यहाँ पर आप देख लो कौन सा भाग हो जाएगा, तो ये अवतल लेंस हो जाएगा। उसके बाद में ये वाला भाग है तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा, ये वाला भाग आपकी क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ये आप मिलान कर लो, एक के अंदर तीसरा है, एक के अंदर तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है, बी के अंदर आपके दूसरा लिखा हुआ है, सी में पहला, और ये यानी बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा भाई। उसके बाद में देखो, ये मैंने सारी चीजें लिखा रखी है आपको। 2 समतल दर्पण एक दूसरे से समकोण पर मिलते हैं, ठीक है। 2 समतल दर्पण है और समकोण पर मिलते हैं। एक प्रकाश की किरण पहले दर्पण पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है, दूसरे समतल पर इसके परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा। यानी मान लो एक समतल, ठीक है, एक समतल ये दर्पण हो गया और एक दूसरा समतल ये हो जाएगा, और दोनों क्या है, समकोण पर मिलते हैं, इसका मतलब 90 डिग्री दोनों के मध्य कोण है, ठीक है। फिर क्या है, एक प्रकाश की किरण पहले समतल पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो दूसरे समतल पर परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा। तो यहां पर देखो, एक जैसे आपके 30 डिग्री पर मान लो ये आपतित हो गई, ठीक है, तो यहां से जैसे टकरा करके जाएगी तो यहां पर ये चले जाएगी, दूसरे समतल पर परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा। तो यहां पर जाएगी तो ये मानना हमने कहा कि 30 डिग्री ये हो जाएगा, 30 ये हो जाएगा, तो यहां से ये कितने पे, 60 पे चला जाएगा, तो वहां पर वापस जाएगा तो वापस कहां पर हो जाएगा, 60 पे हो जाएगा। यानी एक का आपतन, दूसरे का परावर्तन, दूसरे का परावर्तन, पहले का आपतन बराबर हो जाएगा, तो दूसरे के लिए जो आपतन कोण होगा वो इसका परावर्तन के रूप में काम करेगा, यानी क्या हो जाएगा, इसका 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। देखो, 2 समतल दर्पण 90 डिग्री कोण पर होते हैं, पहला आपतन 30 है तो पहले दर्पण से परावर्तन कोण भी 30 होगा, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में ये किरण दूसरे पर आपतित होगी, क्योंकि दोनों में 90 डिग्री है तो पहले दर्पण से परावर्तित किरण का आपतन कोण दूसरे डिग्री पर 60 हो जाएगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। उसके बाद में देखो, समतल दर्पण पर जब एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, यानी दर्पण कौन सा है, समतल दर्पण है, प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ये मैंने आपको बता दिया है कि भाई जब भी समतल दर्पण पर आपके प्रकाश की किरण लंबवत होती है यानी 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, से आपका इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। ये मैंने आपको थ्योरी के अंदर भी बता रखा है। प्रकाश का नियम कहता है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर बराबर होता है। जब प्रकाश की किरण लंबवत 90 डिग्री पर आपतित होती है तो आपतन कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होता है, क्योंकि यह सामान्य रेखा के समानांतरी होती है। अंततः परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर देखो, तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो तंतु प्रकाशिकीय हैं वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। हमने इसके थ्योरी के अंदर, एग्जांपल के अंदर पढ़ा था। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग के लिए काम आते हैं। बिल्कुल, ये भी हमने पढ़ा था कि ऑप्टिकल जो फाइबर है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं। यदि आपको जैसे इसका हिंदी अर्थ समझ नहीं आता है तो आप इंग्लिश में जरूर देखें, इसका प्रकाशिक तंतु क्या है, हमने ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर पढ़ते हैं, ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है वो प्रयोग करते हैं, ताकि क्या है, क्यों प्रयोग करते हैं, उसका कारण क्या है, ऊर्जा का आपके जो उपभोग है वो आपके कम हो, यानी लंबी दूरी तक यदि आपके
उस ऊर्जा को पहुंचाना है तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से पहुंचाते हैं, और ये तकनीक क्या करती है, ऊर्जा का कम ह्रास करती है। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर संचार रेडियो आवर्ती अनुरोध से मुक्त है, और इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? बिल्कुल तीनों के कथन आपकी क्या है, इसके अंदर सही रहने वाले हैं। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सारी बात हम थ्योरी के अंदर कर चुके हैं, यानी मैंने इतनी बेहतरीन थ्योरी करवाई है कि एक भी पीवाईक्यू प्रश्न है वो आपका उससे बाहर नहीं जाने वाला। यदि आप थ्योरी की सिर्फ वो 2 क्लासेज रट लेते हो तो आपको फिर लाइफ के अंदर ये टॉपिक वापस कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश तरंगे उच्च अपवर्तनांक वाले कोर में पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण संचरित होती है। फाइबर ऑप्टिकल संचार में पारंपरिक तांबे के तारों की तुलना में कम ऊर्जा लगती है क्योंकि कम सिग्नल लॉस और उच्च दक्षता होती है। ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला देखो, एक वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया है। दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा उस वस्तु के आकार के समान और दर्पण से उतनी ही दूरी पे बनता है। यानी ये तो जो है उसकी परिभाषा हमारे सामने आ गई, जितना वस्तु के सामने है। ये तो जो है इजी से आ गई, हमने समतल दर्पण की परिभाषा पढ़ी थी। अभी मैंने आपको बताया था कि वस्तु जितने सामने होगी प्रतिबिंब उतना ही उसके पीछे बनेगा। तो यही हो गए, वस्तु के आकार के समान आकार की जो है वो आपके समतल दर्पण में बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। सारी जो विशेषताएं हैं वो किसकी है, समतल दर्पण की है। बहुत ईजी प्रश्न है, ठीक है। अगला देखो, ये समतल दर्पण के हो गए, सारे गुण समतल दर्पण के हैं। वह परिघटना जिसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब वस्तु का बायां भाग दाहिना और दाहिना भाग बायां दिखाई देता है, ये पार्श्व परावर्तन में होता है। पार्श्व परावर्तन हो जाएगा। और ये किस दर्पण में होता है, तो आप कहोगे सर समतल दर्पण के अंदर होता है, ठीक है। समतल दर्पण के अंदर पार्श्व परावर्तन होता है। बहुत इजी प्रश्न आए हुए हैं और बहुत इजी जो है मैंने आपको सारे अच्छे से करवा रखे हैं, आपके एक भी इसमें गलत नहीं होने वाला है। अगला देखो, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में गलत विकल्प का चयन करना है और प्रतिबिंब होता है। आपको बताना है कि समतल दर्पण के बारे में जो प्रतिबिंब बनता है उसके अंदर गलत विकल्प कौन सा है वो बताना है। तो देखो, वास्तविक नहीं होता है, ये पहला ही गलत हो गया भाई। हमने कहा था कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, पार्श्व होते हैं, आभासी होते हैं और वस्तु के समान आकार के होते हैं। ये होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपके गलत हो जाएगा। क्या होता है, आभासी होता है, सीधा वास्तविक नहीं होता है, ठीक है। वस्तु के आकार का होता है, आभासी होता है, आपके क्या पार्श्व भी होता है और सीधा भी होता है। तो ये सारे आपके याद रखें, ये सभी किसकी विशेषता है, समतल दर्पण की है, ठीक है। उसके बाद में देखो, उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं भाई। उत्तल दर्पण क्या करता है, उत्तल दर्पण आपके किरणों को फैला देता है। उत्तल दर्पण मैंने आपको बताया था, ये उत्तल दर्पण है। जैसे ही यहाँ पर आएगी ये ऐसे फैलाएगा, यहाँ पर आएगी इस तरीके से फैलाएगा, यहाँ पर आएगी इस तरीके से फैलाएगा। ये क्या करेगा, ये इस तरीके से फैलाएगा और फिर पीछे की तरफ है वो, पीछे की तरफ आपके क्या करेगा, यहाँ पर ये किरणें मिलती हुई प्रतीत होगी। तो उत्तल दर्पण क्या करेगा, इनको विस्तृत कर देता है, फैला देता है, अपसारित कर देता है। क्या कर देता है, किरणों को अपसारित कर देता है। तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण इसका सही आंसर। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं, अपसारी दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। अवतल दर्पण क्या करता है, एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अपसारी दर्पण हो जाएगा, एक ऐसा दर्पण है जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है, डाइवर्ज करता है। वाहनों के साइड मिरर के रूप में सड़क के चौराहों पर इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये व्यापक क्षेत्र को दिखाता है। वाहनों के साइड मिरर है, वहां पर उत्तल दर्पण प्रयोग करता है, आप सभी को पता है। अगला देखो, सूर्य का प्रकाश वर्षा को गोलाकार पानी की बूंदों से होकर गुजरता है। एक प्रेक्षक सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा है, वे अपने सामने इंद्रधनुष को देखता है, इस घटना का कारण है। मैंने आपको अच्छी तरीके से इंद्रधनुष समझाया था थ्योरी के अंदर। इंद्रधनुष के अंदर मैंने आपको बताया था कि इंद्रधनुष एक ऐसी है जिसके अंदर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का प्रयोग होता है, अपवर्तन का होता है, परावर्तन का होता है, सभी का जो रूप है उसमें मिला जुला रूप होता है। तो यहाँ पर आपके किसी एक अपवर्तन का नहीं है, किसी परावर्तन का नहीं है, किसी प्रक्षेपण का नहीं है, तीनों का कंबाइंड रूप है भाई। क्या है, तीनों का कंबाइंड रूप है आपका, से इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। ये मैंने अच्छे से बताया है आपको थ्योरी के अंदर, तो वो आप जरूर देखें। उसके बाद में यहाँ पर तो तीनों आ गए। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। ये विबग्योर के बारे में है, अच्छे से मैंने समझा रखा है कि निर्वात में विबग्योर में से बैंगनी रंग का प्रकाश है वो सबसे तेज गति करता है। निर्वात में विबग्योर में सभी रंग प्रकाश के समान चाल से गति करते हैं। निर्वात में विबग्योर में से कोई भी रंग प्रकाश की गति नहीं करता है। और निर्वात में विबग्योर में लाल रंग का प्रकाश सबसे तेज गति करता है, ठीक है। तो लाल रंग का प्रकाश सबसे तेज गति करता है। मैंने आपको बताया था विबग्योर, क्या बताया था, नीचे से इस तरीके से बताया था आपको विबग्योर, ठीक है। और विबग्योर के अंदर मैंने आपको बताया था यहाँ पर कौन सा कथन इन्होंने सही पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि निर्वात की बात करें, जैसे ही मैंने कहा कि जैसे प्रकाश आता है, प्रकाश का यहाँ पर क्या होता है, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य है वो आपके क्या है, यहाँ पर लो होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हुए बढ़ता जाता है। यानी वॉयलेट है, इंडिको है, फिर ब्लू है, ग्रीन है, येलो और आपके फिर ऑरेंज और रेड। यानी तरंग दैर्ध्य कम से ज्यादा की तरफ जाता है। और यहाँ पर आपके प्रकीर्णन की बात करें, ठीक है, प्रकीर्णन की बात करें तो प्रकीर्णन है यहाँ पर जो सबसे कम होता है रेड का, और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, आपके वॉयलेट का होता है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रकाश की चाल की, प्रकाश की गति की बात कर रहे हैं, तो प्रकाश की गति जो निर्वात के अंदर है वो एक समान रहती है। यानी निर्वात के अंदर प्रकाश की गति हम लोगों ने पढ़ा था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड पड़ी थी, ठीक है। ये क्या है, ये निर्वात के अंदर प्रकाश की
आपकी चाल है और गति है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब प्रकाश आता है, हमने ये पढ़ा था कि प्रकाश आता है वो 7 किरणों के अंदर विभक्त होता है, लेकिन निर्वात के अंदर जो प्रकाश चलता है वो आपके क्या समान समान चाल से चलता है। उसके बाद में ये किसी वस्तु से टकरा करके परावर्तन के बाद में बाकी रंग वो वस्तु अवशोषित कर लेती है और हमें कुछ एक ही रंग उसके अंदर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये प्रकीर्णन के बाद में ये जो है आपके प्रकीर्णन और इनमें अंतर आता है। तो इसके अंदर क्या है, आपका बी आपका सेंसर हो जाएगा। चाल हमेशा है क्या है, समान होने वाली है। उसके बाद में यहां पर देखो चाल हमेशा समान रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है। कौन सी वस्तु एक अपारदर्शी वस्तु है? पानी पारदर्शी है, केरोसिन है, लकड़ी नहीं है और कांच है। ठीक है, तो लकड़ी क्या है, आपके अपारदर्शी वस्तु है। सरल प्रश्न है, यानी अपारदर्शी वस्तु मैंने बताई जो प्रकाश को अपने माध्यम से गुजरने नहीं देती है, बाकी समय से क्या है प्रकाश गुजरता है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी समता क्या हो जाएगी? मैंने आपको बताया था समता क्या है, पावर क्या है, 1/f होता है। क्या होता है, 1/f होता है। और पावर का आपके हम जो मात्रक लेते हैं, हम SI मात्रक, वो हम क्या लेते हैं, डायप्टर में लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, डायप्टर में लेते हैं, या हम इसको डी भी लिखते हैं शॉर्ट के अंदर। ये आपका मात्रक होता है। तो डायप्टर बराबर क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। 1/f समता कितनी है, फोकस दूरी। ठीक है, f क्या है, f फोकस दूरी है। तो 1 यदि f हम करें फोकस दूरी तो 1/50 हम इसको कर देंगे। लेकिन ये किस में है, सेंटीमीटर के अंदर है। हम इसको किस में लेते हैं, हम इसको मीटर में लेते हैं। तो 50 सेंटीमीटर कितने मीटर हो जाएगा भाई आपके, 0.50 सेंटीमीटर आपके कितने मीटर हो जाएगा, यहां पर 0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर आपके हो जाएगा। अब यहां पर देखो, यदि इसका हम भाग दें तो यहां पर 10 हो जाएगा और 2 आ जाएगा। क्या, ठीक है, 2 आ जाएगा। अब बात किसकी कर रहे हैं, अवतल लेंस की कर रहे हैं। ठीक है, 2 तो आ गया हमारा, लेकिन यहाँ पर 2 जो है 2 ऑप्शन के अंदर है। अब हम ये देखना है कि किसकी बात कर रहे हैं, अवतल लेंस की कर रहे हैं, उत्तल लेंस की कर रहे हैं। अवतल लेंस की बात कर रहे हैं, और मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है कि अवतल लेंस जो हमारी निकट दृष्टि दोष के अंदर हम कौन सा प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब अवतल लेंस जो हमारे चश्मे, जैसे ये मेरे चश्मा लगा हुआ है, ये अवतल लेंस का है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ऋणात्मक नकारात्मक जो है समता के लेंस लगे हुए हैं, यानी उसकी जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, से आंसर हो जाएगा -2D, यानी -2 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखें, यह मैंने आपको बता ही दिया, -2। जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर जाती है। अब यहां पर क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक तो मैंने आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ाया था, एक मैंने अपवर्तन पढ़ाया था। ठीक है, एक परावर्तन भी ले लो साथ में, परावर्तन भी मैंने आपको पढ़ाया। अब परावर्तन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि प्रकाश की जो एक किरण है सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम के अंदर लौट जाती है। तो प्रकाश के परावर्तन के अंदर तो सघन और विरल का हमें कोई मतलब ही नहीं था, उसके अंदर तो सीधी सी बात ही आई और उसी जो है माध्यम के अंदर वापस चली गई थी। उसके बाद में आता है हमारा अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाती है। क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाती है। यदि सघन से विरल में जाएगी और या फिर विरल से सघन में जाएगी, दो ही उसका क्या है, दो ही उसके माध्यम रहने वाले हैं। अब क्या है, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हमने क्या पढ़ा था कि कोई वस्तु जब सघन से विरल की तरफ जाती है तब क्या होता है, यदि उसका मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तो वो आपका उसी माध्यम में पुनः लौट आती है, तो उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ये जो सघन से विरल के अंदर जाती किरण है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए तो एक शर्त है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब किरण सघन से विरल में ही जाएगी, हमेशा कभी भी विरल से सघन में नहीं जाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर। तो पहली तो ये शर्त है, वो आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन की भी होती है, और अपवर्तन के अंदर तो प्रकाश सघन से विरल और विरल से सघन कहीं पे भी जा सकता है। अब यहाँ पर बात करें कि प्रकाश की किरण सघन से जब विरल में जाती है तब सीधी निकल जाती है, या उसी माध्यम में वापस आती है, या अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो मैंने आपको दो चीज बताई थी कि देखो, सीधी निकल जाती है तो सीधी तो है वो, यदि माध्यम अलग अलग होगा तो माध्यम का क्या अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जब अपवर्तनांक अलग अलग होता है, जैसे सघन है और विरल है, सघन का क्या है अपवर्तनांक अधिक होता है और विरल का क्या अपवर्तनांक कम होता है। तो विरल के अंदर क्या प्रकाश किरणें तेज चलती है और सघन के अंदर है वो धीरे चलती है। तो यहाँ पर क्या है, सीधी तो निकल नहीं सकती क्योंकि सघन से विरल में जाएगी, इसका मतलब चेंजमेंट तो होना तय है। तो यहाँ पर ये तो गलत है, ये उसी माध्यम में वापस आती है। मैंने कहा कि उसी माध्यम में वापस कब आएगी, जब उसका मान है, आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तब उसी माध्यम में लौट आती है। तो ये एक शर्त से तो काम चलेगा नहीं, उसकी एक शर्त और चाहिए हमें। उसके बाद में क्या है, ये अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या है, सघन से विरल में अगर प्रवेश करती है तो यहां पर जैसे मान लो कि ये सघन है और उसका क्या है अपवर्तनांक अधिक है, अपवर्तनांक अधिक है, और ये विरल है और इसका क्या है अपवर्तनांक कम है। तो यहां से जो आएगी ये क्या करेगी, यहां पर अभिलंब से दूर हट जाएगी भाई। ठीक है, अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। ऑप्शन से इसका क्या है, ऑप्शन से इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सघन से विरल में आ जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये अभिलंब
से दूर मुड़ जाएगी। यानी अपवर्तन के नियम के अनुसार जब प्रकाश सघन जैसे पानी से विरल वायु में प्रवेश करता है तो यह धीमी गति से तेज गति में परिवर्तित करता है, जिससे क्या अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि धीमी गति, सघन के अंदर प्रकाश धीमे चलता है, विरल के अंदर प्रकाश तेज चलता है। ठीक है, सघन से विरल में आएगा तो दूर हट जाएगा, और विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर जाएगा। ये चीज याद रखना, ये अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स के अंदर 100% ये पूछी जाती है, और यही अपवर्तन का एक नियम है। ठीक है, अपवर्तन के भी दो नियम है, दूसरा सनेल का नियम बोलता है, और पहला नियम ये है, दूर स्थित किसी एक ऊंची इमारत का पूरा प्रतिबिंब निम्नलिखित का उपयोग करके हमेशा देखा जाता है। भाई ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है थ्योरी के अंदर कि यदि किसी दूर रखी वस्तु को हमें देखना है, जैसे आप ये एक एग्जांपल ले लो, यहां पर अगर आपको इस चीज को याद नहीं रहे तो आप वाहन चलाते हो। ठीक है, वाहन के जो आपका साइड मिरर है, साइड मिरर के अंदर आपका कौन सा दर्पण रहता है, तो आप सबको पता है सर, उत्तल दर्पण रहता है। कौन सा दर्पण रहेगा? उत्तल दर्पण रहेगा। उसका काम क्या है उत्तल दर्पण का? उत्तल दर्पण क्या काम करता है कि जो पीछे वाहन आ रही है उसको क्या करेगा, वो आपके छोटा करके दिखाएगा। पीछे के वाहन को छोटा करके इसलिए दिखाता है ताकि उसके वाहन के आसपास की जो सारी स्थिति है वो हमें अच्छे से दिख जाए और हम जो है उसकी स्थिति देख सकें। तो ये क्या करता है, बड़ी वस्तुओं को छोटा करके दिखाता है। तो हमें क्या करना है, एक ऊंची इमारत देखनी है। अब ऊंची इमारत देखोगे तो एक आप जैसे आपके घर में जो कांच है वो आप लेके जाओगे और कोई 20-25 मंजिल बिल्डिंग है उसके पास में ऐसे लेके बैठोगे तो वो जो बिल्डिंग है उसका पूरा प्रतिबिंब उस बिल्डिंग के अंदर आएगा नहीं, क्योंकि हमने एक समतल दर्पण के अंदर हमने एक सिद्धांत पढ़ा था, एक फॉर्मूला रूल पढ़ा था कि किसी भी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उस वस्तु का आधा हमें दर्पण चाहिए। यानी कि यदि किसी 6 फीट का कोई व्यक्ति है और उसको खुद को दर्पण में देखना है तो उसके लिए 3 फीट का कम से कम दर्पण लाना पड़ेगा, तभी वो खुद को पूरा देख पाएगा। तो यदि कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो उसको पूरा देखने के लिए ये तो नहीं है कि हम उसके बिल्डिंग का आधा इतना बड़ा दर्पण लेके आएंगे, तब हम क्या करेंगे, वहां पर उत्तल दर्पण, वहां पर क्या करेंगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और उत्तल दर्पण क्या करेगा, उस बिल्डिंग को छोटी करके हमें दिखाएगा। उत्तल दर्पण के माध्यम से पूरी बिल्डिंग को क्या है हम उसमें कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज सीधी याद नहीं रहे तो आप इसको गाड़ी के जो साइड मिरर है उससे लिंक करके इसको याद कर लें। ठीक है, यानी उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें सतह पर परावर्तित होकर बाहर की ओर फैलती है और ये एक वाइड व्यू प्रदान करता है। मैंने कहा कि गाड़ी के आसपास का जो है एक बड़ा व्यू है वो प्रदान करता है, जिससे दूर स्थित ऊंची इमारत का पूरा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। यह गुण वाहन के साइड मिरर में भी उपयोग होता है। ठीक है, यहां से इसको याद कर ले आप। अगला देखो आप, प्रकाश की एक किरण कौन से दर्पण की बात कर रहे हैं, समतल दर्पण पर 15 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित की जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कोण आपके एक्स क्या है, ये क्या है आपके एक मैथमेटिक्स का प्रश्न है, क्या है यहां पर, ये आपके एक अभिलंब है, यहां पर क्या है एक किरण आपतित हो रही है, यह एक समतल दर्पण है। यहां पर आपतन के बाद में ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। क्या होगा, ये परावर्तित हो जाएगी। यहां पर तो कितने डिग्री पे आ रहा है, 15 डिग्री पे आ रहा है, तो वापस जाएगा कितने पे जाएगा भाई, वापस भी 15 पे ही तो जाएगा। समतल दर्पण के रूल क्या है, कोण आई बराबर कोण आर है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है, तो ये 15 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये पूछा तो ये पूरा तो जो अभिलंब है ये पूरा तो 90 है, पूरा तो कितना है 90 है, तो ये 15 बचेगा, तो पीछे कितना बचेगा, 75 बचेगा भाई। ठीक है, कितना बचेगा, 75 बचेगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, यदि आपको समतल दर्पण के दोनों रूल याद है तो आप इसको अच्छे से कर लोगे। दोनों रूल यही लिखे हुए हैं, कोण आई बराबर कोण आर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तले में होते हैं। 2 रूल है, दोनों रूल आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये मैंने सारी चीज आपको बता दी है। अगला देख लो आप, जब प्रकाश किरण की एक बारीक रश्मि एक कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, यानी बारीक किरण एक कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है तो निर्गत प्रकाश 7 रंगों दर्शाता है। तो निर्गत प्रकाश के अंदर कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है भाई। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। हमने ये इस तरीके की एक स्थिति हमने किसके अंदर पढ़ी थी, वर्ण विक्षेपण के अंदर हमने पढ़ी थी। एक हमने टॉपिक पढ़ा था वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण में हमने पढ़ा था कि मान लो ये हमारा एक प्रिज्म है, प्रिज्म से हमने कहा कि यहाँ से एक किरण है वो आपतित हो रही है, प्रिज्म के अंदर प्रवेश करी, इसका मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर प्रवेश करी, थोड़ी सी अपने रास्ते से विचलित हुई और प्रिज्म के अंदर वो क्या 7 रंगों के अंदर विभक्त हो गई। क्यों, क्योंकि प्रकाश के अंदर एक किरण के अंदर कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो जैसे ही उसको 7 रंगों के अंदर विभक्त किया और फिर ये आपस के क्या है वापस इस प्रिज्म से बाहर निकली तो अपनी फिर एक बार पुनः विचलन हो गई। अब ये जो 7 रंग है इसी को हमने क्या कहा, विबग्योर कहा था, इसी को हमने क्या कहा था, विबग्योर कहा था। ठीक है, यहां से या फिर बेनिया है पिनाला हमने इसको कहा था। अब हम देखेंगे यहां पर क्या इफेक्ट पड़ा है। जैसे देखो बैंगनी और लाल प्रकाश दोनों बराबर विचलित होती है, तो मैंने आपको ये चीजें बताई थी कि यहां पर देखो, यहां पर और यहां पर। ठीक है, लाल बैंगनी क्या सबसे अधिक विचलित होती है, यहां से आप इस तरफ जाओगे तो विचलन क्या है आपका कम होता जाएगा, यानी सबसे अधिक विचलन यहां है, विचलन अधिक। ठीक है, विचलन अधिक और या फिर प्रकीर्णन अलग अधिक, विचलन अधिक हो और इसके अलावा प्रकीर्णन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है प्रकीर्णन भी अधिक होता है, तो विचलन और प्रकीर्णन इसका अधिक होता है। फिर आप ऐसे जाओगे तो यहां जाते जाते सबसे कम, लाल के अंदर क्या होता है सबसे कम विचलन होता है, यानी बैंगनी
दूसरा क्या है, विचलन नहीं होता, तो विचलन तो होता है भाई, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बैंगनी प्रकाश से सबसे अधिक है और लाल प्रकाश से सबसे कम विचलित होता है। ये हमने यहाँ पर बता दिया कि सबसे अधिक विचलित यहाँ होता है, सबसे कम विचलित वहां होता है। अब इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, जो भी खतरे के निशान होते हैं उसके अंदर लाल रंग का प्रयोग करते हैं, जो भी ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उसके अंदर लाल रंग का प्रयोग करते हैं, जितनी भी जो आपके सेंसर लाइट वगैरह होती हैं सब के अंदर हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका विचलन क्या है, इसका विचलन सबसे कम है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम है। यानी लाल रंग है वो दूर से हमें दिखाई दे देता है, क्योंकि उसका जो है विचलन कम होता है, प्रकीर्णन कम होता है, तो वो एक ही जगह एकत्रित रहता है और वो दूर से हमें दिखाई देता है। ये बैंगनी है क्या है, सबसे ज्यादा फैलता है। ठीक है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन क्या कारण क्या है, आसमान हमको जो नीला दिखाई देता है, ठीक है, आसमान नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्यों दिखाई देता है? अब प्रकीर्णन होता है तो प्रकाश के अंदर तो 7 रंग होते हैं, बेनिया ये विबग्योर वाले सारे रंग होते हैं, फिर भी हमें ये ब्लू क्यों दिखाई देता है, आसमान टाइप में क्यों दिखाई देता है? क्योंकि बैंगनी रंग है जो प्रकीर्णन तो सबका होता है, लेकिन बैंगनी रंग का क्या सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है, तो इसके कारण क्या है, उसका रंग जो है इससे मिलता जुलता ज्यादा होता है। ठीक है, इन चीजों को आप याद रखें। अगला देखो, यहां पर हमने पढ़ लिया कि बैंगनी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य छोटी होती है, मैंने ये बता ही दिया आपको, तरंगदैर्ध्य नीचे से ऊपर बढ़ती है, प्रकीर्णन भी नीचे से ऊपर आपकी क्या है कम होता जाता है, इसलिए सबसे अधिक विचलित होती है। प्रकाश की किरणें तरंगदैर्ध्य का सबसे अधिक होती है, इसलिए कम विचलित होती है। ये मैंने आपको बता दिया है कि तरंगदैर्ध्य और प्रकीर्णन एक दूसरे के क्या व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, या फिर तरंगदैर्ध्य कहो या फिर आपके विचलित कहो, ये दोनों एक दूसरे की क्या है व्युत्क्रमानुपाती होंगे। चलो अगला प्रश्न क्या है आपका, एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी या निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर ली जाती है। एक वृद्ध व्यक्ति के लिए यह दूरी बढ़ करके कितनी हो जाती है भाई, 50 सेंटीमीटर तक हो जाती है। यदि व्यक्ति 25 सेंटीमीटर की दूरी से पुस्तक पढ़ने का प्रयास करता है तो प्रतिबिंब और धुंधला प्रतीत होता है, नेत्र का कौन सा दृष्टि दोष है? बात कर रहे हैं किसके लिए बात कर रहे हैं भाई, वृद्ध व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं। और आपको पता है वृद्ध व्यक्ति के लिए कौन सी आपके दूरी होती है, कौन सा दोष होता है? तो मैंने आपको बताया था वृद्ध व्यक्ति के लिए प्रेस बायोपिया या जरा दृष्टि दोष होता है, जिसके अंदर उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो, किस प्रकार के दर्पण के उपयोग से विस्तारित दृश्य का क्षेत्रफल मिलता है, ये हमने बात कर ली थी। वाइड एंगल किससे मिलता है? उत्तल दर्पण से मिलता है, साइड मिरर और ऊंची बिल्डिंग को देखने के लिए, हमने इसकी बात कर ली थी। लेंस का सही सूत्र कौन सा है भाई, ये आपको बताना है सामान्य नियमित अर्थ के अंदर। अब देखो यहाँ पर क्या है, लेंस का सही अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस अर्थ हो जाएगा, यानी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक है, तो लेंस की यदि बात करें तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सेंसर हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। दर्पण में क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और लेंस के अंदर यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। दर्पण और लेंस के अंदर इतना ही फर्क है, बस इनको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर माइनस आ जाएगा और उसके अंदर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा दर्पण के अंदर। एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर वक्रता वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता तो बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा होगा? अब देखो अवतल दर्पण की ओर बात कर रहे हैं, ठीक है, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, 15 सेंटीमीटर वाले अवतल दर्पण के सामने, यानी ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के ये मान लो अक्ष है और यहाँ पर वस्तु है, वस्तु यहाँ पर मान लो रखी हुई है, कितनी 15 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या है, ये वक्रता केंद्र पे वस्तु रखी है, इसका मतलब वस्तु सी पर रखी हुई है और ये आपके आर है वक्रता त्रिज्या है। अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो यानी यहाँ पर तो केंद्र है, ये यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर की वस्तु पर रखी जाती है, तो बनने वाला प्रतिबिंब आपके कौन सा होगा भाई? अवतल दर्पण पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण पर आपके प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, एक तो एक उल्टा बनता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण पर वो छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो एक तो देखो वास्तविक और छोटा और उल्टा, यानी दे ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि छोटा भी बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। मैंने आपको ये सारी कंडीशन है वो एक टेबल के अंदर बता रखी है, वहां पर देख लेना और मैं पीडीएफ भी आपको ये शेयर कर दूंगा, ठीक है। छोटा बनेगा वस्तु से उल्टा, छोटा बनेगा उल्टा और वास्तविक बनेगा। उसके बाद में देखो कि दूर की वस्तु से आने वाले प्रकाश नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद यदि रेटिना के सामने एक बिंदु पर अभिसारित होता है तो इस प्रकार के नेत्र लेंस को क्या कहते हैं भाई? तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई जो दूर से आने वाला प्रकाश है वो अपवर्तन के बाद में क्या रेटिना के सामने हो जाता है, ठीक है, यानी मैंने आपको बता ही दिया कि ये आंख है, ये माना कि जैसे यहाँ से प्रवेश, ये यहाँ पर रेटिना है, यहाँ से प्रकाश आता है तो रेटिना से जस्ट पहले प्रतिबिंब बन जाता है। मैंने आपको बताया था किसमें, निकट दृष्टि दोष के अंदर, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष के अंदर रेटिना से पहले बनता है, जबकि रेटिना के बाद में आपकी किसमें, दूरदृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया में बनता है। ये आपको याद रखना है। इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ऋणात्मक होती है क्षमता, और इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, धनात्मक होती है। अगला देखो मायोपिया हो जाएगा, ये हमने बात कर ली है, वस्तु धुंधली दिखाई देती है, रेटिना के सामने विसारित होता है, ये सारा हमने पढ़ लिया, ठीक है। जब कॉर्निया गोलाकार नहीं होता तो इस प्रकार के नेत्र में दृष्टि का दोष होता है, इसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता बोलते हैं भाई, ठीक है। जब कॉर्निया गोलाकार नहीं होता है तो उसके अंदर ये क्या करते हैं, ये वस्तु की ऊंचाई और गहराई में अंतर नहीं कर पाता है,
ठीक है, उसके अंदर कारण क्या है, कॉर्निया गोलाकार नहीं होता। अबिंदक आंसर हो जाएगा, और इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं भाई। ठीक है, अगला देखो, दो सर्वसम प्रिज्म P1 और P2 को इस प्रकार रखा जाता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। ये भाई एक प्रिज्म है और ये दूसरा प्रिज्म है, दोनों को ऐसे रखा हुआ है। एक संकीर्ण सतह प्रकाश का किरणपुंज कांच के प्रिज्म P1 पर आपतित होता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। प्रिज्म P1 की निर्गत किरणपुंज प्रिज्म P2 पर पड़ती है, तो आपके P2 कि परिणामी किरणपुंज जो पर्दे पर पड़ती है उसमें क्या होगा, यानी यहाँ किरण आएगी, यहाँ से निकलेगी, इस पर पड़ेगी, फिर यहाँ से निकलेगी, और ये पर्दा है उस पर जो किरणें पड़ेगी उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो पर्दे पर नीचे जैसे ऊपर या ऊपर की ओर स्पेक्ट्रम विबग्योर के रूप में होता है। तो ये कब होता है, ये जस्ट पहले के बाद में होता है। फिर अगला क्या है, पर्दे पर श्वेत प्रकाश का किरणपुंज। अब यहाँ पर क्या है, आपका ये आंसर हो जाएगा भाई, क्या आंसर हो जाएगा, जैसे यहाँ से निकलेगी बहुत सारी किरणें यहाँ पर आएगी, यहाँ पर प्रवेश करने के बाद में वापस जो किरणें निकलेगी यहाँ पर स्क्रीन पर, वो वापस जो है श्वेत किरणपुंज का आपकी क्या हो जाएगा, प्रकाश आएगा। तो वही हो जाएगा कि जैसे दो प्रिज्म को उल्टा रखेंगे, जो यहां पर जो स्थिति थी वही स्थिति क्या होने वाली है, यहां पर होने वाली है। ठीक है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पर्दे पर श्वेत प्रकाश का किरणपुंज। जैसे पहला प्रिज्म P1 पर प्रकाश का विभाजन करता है जिससे सफेद किरण आपकी विबग्योर में अलग अलग दिशा में हो जाता है, उसके बाद में P2 वापस इनको संयोजित करता है और वापस आपके व्हाइट बीम निकलती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अगला देखो, एक समतल दर्पण पर प्रकाश की एक किरण उसकी सतह के अभिलंब पर आपतित होती है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण कितने होंगे। बात कर रहे हैं किसकी, समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, और प्रकाश की किरण उसकी सतह के अभिलंब पर आपतित होती है। कहां पर, अभिलंब पर आपतित होती है, उसके आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा भाई, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अभिलंब पर आपतित हो रही है तो उनके बीच में क्या है, कोण नहीं बनेगा, और वो हो जाएगा 0 डिग्री। ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद में देखो पेरिस्कोप, पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर काम करता है, मैंने आपको बता ही दिया, पेरिस्कोप प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, पेरिस्कोप मैंने आपको बताया था, पे से पेरिस्कोप, पे से परावर्तन, याद रख लेना, पेरिस्कोप प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। पेरिस्कोप का उपयोग दर्पण में होता है जो प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है, पनडुब्बियों, टैंकों आदि के अंदर होता है। दो दर्पण एक दूसरे से लंबवत समतल दर्पण के बीच में एक पेन को रखा जाता है, पेन की निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी। तो देखो बात कर रहे हैं कितने पे रखा जाता है, लंबवत समतल दर्पण में रखा जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री जब दर्पण रखते हैं तो उनके बीच में प्रतिबिंब कितने बनते हैं, आपके कितने बनेंगे, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। मैंने आपको बताया था प्रतिबिंबों की संख्या 360/90 कितना आएगा, 4 आएगा, -1 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अगला देखो, कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है, उपयुक्त है वो आपको बताना है। ठीक है, स्पष्ट आकाश का नीला रंग, ये आपके किससे होता है, ये प्रकीर्णन से होता है। मैंने आपको बता ही दिया, आकाश का नीला रंग किससे होता है, प्रकीर्णन से होता है। एक लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। पानी से भरे बर्तन के तल पर रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, या छड़ है वो मुड़ी हुई प्रतीत होनी, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में सूर्य का दिखना, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, अपवर्तन के। मैंने अपवर्तन के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको लिखा रखे हैं, वो सारे रट लोगे, आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। ये मैंने प्रकीर्णन के अंदर आपको लिखाया था, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, वर्णन तथा कलर ब्लाइंडनेस के कौन से रंगों में भेद करने का असमर्थ रहता है, जिनके भाई कलर ब्लाइंडनेस होता है। मैंने आपको कहा जो प्राथमिक रंग होते हैं आपके RGB, ठीक है, RGB रेड, ग्रीन और ब्लू। मैंने आपको कहा था ये, जिसके अंदर ये जो पहले रेड जो पहले दो है, पहले दो के अंदर अंतर नहीं कर पाता, यानी लाल और हरा, लाल और हरा के बीच में क्या है, अंतर नहीं कर पाता। कौन सा, कलर ब्लाइंड जो व्यक्ति होता है वो। ठीक है, लाल और हरा के बीच में विभेद नहीं कर पाता है। बाईफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस की हम बात कर रहे हैं। द्विफोक्सी के अंदर बात करें तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, जरा दृष्टि दोष के अंदर द्विफोक्सी यूज करते हैं, उत्तल और अवतल दोनों यूज करते हैं। ये मैंने अच्छे से सारी समझा रखी है भाई। ठीक है, वो थ्योरी वाली क्लास है, वो अच्छे से देख लेना, उसके बाद में आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित पदार्थों में उनमें गुजरने वाले प्रकाश के वेग के अनुसार, अच्छा अवरोही क्रम में आपको बताना है, यानी प्रकाश की चाल को है वो घटते क्रम में आपको बताना है इनके बीच में अंदर। ठीक है, जैसे सबसे अधिक आपके किसकी होने वाली है इनमें, तो आपके इसके अंदर हो जाएगी जल की। ठीक है, क्या हो जाएगी, तारपीन तेल। तारपीन तेल का इससे जो ज्यादा है सघन है जल, हीरा और क्राउन कांच, तो सभी जो जल से ज्यादा सघन है तो सबसे ऊपर आ जाएगा जल। उसके बाद में तारपीन का तेल यानी बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, उसके बाद में आपके क्या देगा, कांच आ जाएगा, डी आ जाएगा, और हीरा आप सभी को पता सबसे सघन है, और हीरे के अंदर प्रकाश की चाल है वो बहुत कम है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरी के अंदर सारी चीज बता दी है। आपका आंसर हो जाएगा BADC, बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ये मैंने अच्छे से बता रखी है भाई। ठीक है, थ्योरी क्लासेज है वो आप अच्छे से देखें, इसकी PDF भी मिल जाएगी, उसकी भी आपको मिल जाएगी, लेकिन आप थ्योरी क्लास वाली जब पूरी देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है, लेंस द्वारा एक वस्तु की बनाई गई छवि आभासी है, ऊर्ध्व है और आवर्तित है।
ठीक है, ये किस लेंस की विशेषता है, मैंने आपको बताई दी कि ये कब होता है, जब उत्तल लेंस के ऑप्टिकल केंद्र की और फोकस के मध्य हो, यानी उत्तल लेंस है वो एक तो ऑप्टिकल के अंदर, वक्रता के अंदर और फोकस के मध्य हो, तब इस तरीके की स्थिति होती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये मैंने सारी चीजें आपको बता रखी है भाई, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न देखो आपका क्या है, कार और स्कूटर की हेडलाइट, ये हेडलाइट का मैंने बात ही कर लिया भाई, क्या होने वाला, अवतल होने वाला है, ठीक है। हेडलाइट के अंदर तो अवतल ही, हमने सारी चीजें बात कर ली है। अगला देखो, एक व्यक्ति अपने नेत्र के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके अलग अलग दूरी पर रखी हुई वस्तुओं को देख सकता है, तो वो कौन सी सहायता है, तो ये आपकी कौन सी है, सिलियरी मांसपेशी है। क्या है भाई, सिलियरी मांसपेशी है। उसके अंदर ये क्या करेगा, अपने नेत्र की जो लेंस है उसकी फोकस दूरी को चेंज करके अलग अलग दूरी की वस्तुएं देख सकेगा, ये याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद में अगला देखो, एक लड़की एक दर्पण के सामने खड़ी होती है, देखती है वह कहीं भी खड़ी हो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है दर्पण। मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन सा हो जाएगा, केवल समतल दर्पण हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक लड़की एक दर्पण के सामने खड़ी होती है, कहीं भी खड़ी हो और उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब या तो समतल या उत्तल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक ही शर्त लिख रखी है, उससे ज्यादा कहीं शर्त नहीं लिखी हुई है। तो उत्तल के अंदर भी क्या है, सीधा बनता है, और अवतल के समतल के अंदर भी क्या सीधा बनता है, तो इससे ज्यादा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है, या तो समतल और या उत्तल, क्योंकि स्पष्ट चीज नहीं लिखी है, दोनों स्थिति के अंदर ये वो दर्पण के अंदर सीधा सामने खड़ी होती है तो सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो आपका इसका ज्यादा सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद में देखो, एक लड़का धूप से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है, उसकी आंख को क्या कहते हैं भाई, यानी लड़का धूप से, ठीक है, धूप से जैसे ही अंधेरे कमरे में प्रवेश करेगा, मैंने आपको कहा था कि आंख की जो आइरिस है, जो पुतली है, वो क्या करेगी, प्रकाश को एडजस्ट करती है। जैसे लाइट है, एकदम से लाइट जाती है तो हमारी आंखें की जो पुतली है वो उस प्रकाश को एडजस्ट करती है, तो उसके अंदर जो है जैसे उसकी पुतली का आकार बड़ा हो जाएगा और उसकी आंख में क्या है, कम प्रकाश का प्रवेश करेगा। देखो, पुतली का आकार तो जैसे ही धूप से कमरे में प्रवेश करेगा तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन प्रकाश का प्रवेश है वो अधिक करेगा, ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पर उल्टा हो गया, ठीक है। उसकी पुतली का आकार छोटा हो जाएगा, ये यहाँ पर उल्टा होगा, आकार तो हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है, आकार बड़ा हो जाएगा और प्रकाश भी क्या है, अधिक प्रवेश करेगा। ये आंसर आपका सही आंसर है, सही आंसर आपका इसका अंदर सही आंसर है भाई, ठीक है। आकार बड़ा हो जाएगा, प्रकाश अधिक प्रवेश करेगा। जब व्यक्ति उजाले से अंधेरे में कमरे में जाता है तो उसकी पुतली का आकार बड़ा हो जाता है और आंख का प्रवेश, ये तो हमने पढ़ लिया भाई, ठीक है। अगला देखो, राहुल f बराबर 20 सेंटीमीटर अवतल लेंस के साथ एक प्रयोग करता है। यदि वह 10 सेंटीमीटर ऊंचा बिंब लेंस के प्रकाशीय केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखता है तो पर्दे का प्रतिबिंब लेने के लिए उसे पर्दे के प्रकाशीय केंद्र से कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा। तो पर्दे को कहीं भी रखें, प्रतिबिंब कभी भी पर्दे पर नहीं ले सकता, ठीक है। पर्दे को 30 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखना पड़ेगा, पर्दे को 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखना पड़ेगा, और पर्दे को 20 और 30 सेंटीमीटर के बीच में रखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या, कहीं पर भी रखे, प्रतिबिंब कभी भी पर्दे पर नहीं ले सकेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। मैंने अवतल लेंस के अंदर सारी जो है आपकी कंडीशंस वो आपको बता रखी थी, अच्छे से देख लेना उसको, ए इसका सही आंसर होने वाला भाई, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक लड़के को जब वह कक्षा की आखिरी पंक्ति में बैठता है तो पढ़ने में कठिनाई होती है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, उस दोष के उपाय के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। यानी कक्षा के कहां पर बैठता है, आखिरी पंक्ति में बैठता है, यानी यहां पर यह दूर बैठता है, इसका मतलब है उसको पीछे बैठने से दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब उसको दूर से साफ नहीं दिखाई दे रहा। और किस दृष्टि दोष के अंदर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो निकट दृष्टि दोष के अंदर निकट की वस्तु सही दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं वो सही नहीं दिखाई देती है। तो निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं भाई, ठीक है। मायोपिया और लेंस कौन सा, अवतल लेंस का प्रयोग होता है, तो सही इसका सही आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के अंदर अवतल लेंस लगता है और उसको क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। तो ये भी जो है सरल प्रश्न है, बस जो है लैंग्वेज को घुमा रखा था। अगला देखो, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब कौन सा, एक तो वास्तविक प्राप्त करना है, एक समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए, ठीक है, कहां रखा जाना चाहिए बात कर रहे हैं। देखो, वास्तविक समान साइज का प्रतिबिंब तो आपके समतल दर्पण में भी होता है, लेकिन वहां पर क्या है, आभासी होता है। ये दे रखा है समान साइज वास्तविक और उत्तल दर्पण के कहां रखा जाने की बात की है, तो देखो उत्तल दर्पण के लिए वो वस्तु है जो फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर रखना चाहिए, भी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस में जब बिंब को फोकस दूरी से दुगुनी दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बिंब के समान आकार का बनता है, और ये लेंस के नियमों पर आधारित है। लेंस के नियम मैंने सारे आपको अच्छे से समझा रखे हैं। उस कथन की पहचान करें जो दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिक वाली नेत्र के लिए सही नहीं है, यानी दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष की बात कर रहे हैं भाई। जैसे देखो,
कि नेत्र का निकटतम बिंदु सामान्य निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर है, तो ये एकदम सही है। उपयुक्त क्षमता के लेंस उत्तल लेंस का प्रयोग कर दोष को ठीक करते हैं, तो आपके दूरदृष्टि दोष है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। प्रकाश की किरण रेटिना के सम्मुख केंद्रित होती है, रेटिना के सम्मुख कौन सी केंद्रित होती है, निकट दृष्टि दोष के अंदर केंद्रित होती है, तो ये आपका क्या है, ये गलत है भाई। हमें बात करनी है दूरदृष्टि दोष के अंदर, ये जो है निकट दृष्टि दोष का पॉइंट है, और ये बाकी दो व्यक्ति आसपास की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता। दूरदृष्टि दोष के अंदर क्या है, निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। अगला देखो, अगला क्या है, अगला है आपकी मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस मौजूद होता है भाई। ठीक है, तो मनुष्य की आंख के अंदर मुख्यतः तो उत्तल लेंस आता है, लेकिन यदि उत्तल लेंस के अंदर बात करें तो अभ्य उत्तल की बात करें। ठीक है, उत्तल लेंस के अंदर भी आता है, अभ्य उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है आंख के अंदर। यदि उत्तल लेंस आता है तो उत्तल भी सही है। उसके बाद में बात करें, अगला प्रश्न है आपका, आकाश का रंग नीला मैंने बताया प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में फोकल दूरी को परिवर्तित करने की नेत्र की लेंस क्षमता को विभिन्न स्थानों पर रखी वस्तुओं को देखा जा सकता है। तो यहां पर देखो कि फोकल दूरी को चेंज करने वाले, अभी हमने जस्ट पढ़ा था क्या है, जैसे चेंज करेंगे समंजन क्षमता और पावर ऑफ एकोमोडेशन है, जिसके कारण क्या है आपके विभिन्न स्थानों पर रखी वस्तुओं को देखा जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो प्रश्न है, एग्जाम्स के अंदर बार बार आया हुआ प्रश्न है। अगला देखो, तरंग दैर्ध्य की इकाइयां क्या है, तरंग दैर्ध्य की इकाइयां क्या है, तो तरंग दैर्ध्य आपको पता है किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। लेंस की क्षमता है वो डायप्टर में नापते हैं, आवर्ती हर्ट्ज में नापते हैं, तो इसकी क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। आंख में प्रकाश संवेदी पर्दा जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पे बनता है भाई, सभी को पता ही है। अगला प्रश्न देखो, एक व्यक्ति के चश्मे के लेंस की क्षमता 2 डायप्टर है तो वो किस दोष से पीड़ित है। यहां पर ये देखो कि पहले तो कौन सी क्षमता है, क्षमता से पता चल रहा है कि धनात्मक है, तो सीधा सा पता चल जाएगा कि पॉजिटिव धनात्मक जो क्षमता है वो उत्तल लेंस की है, पहली बात। अब उत्तल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष में प्रयोग करते हैं, तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, सीधा सा आगे आपके कौन सा ए आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, अगला देखो, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों के बीच बने द्विफोकसी द्वारा संशोधित किया जाता है, तो द्विफोकसी जरा दृष्टि दोष में हो जाएगा आपका। द्विफोकसी वर्ध जो व्यक्ति है वो आपके द्विफोकसी उपयोग करते में है। अगला देखो, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम की बात करें तो झुकाव की बात करें कौन सी का, बैंगनी रंग का झुकाव अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने उस समय बात कर ही ली आपको, विचलन अधिक बैंगनी का होता है, झुकाव भी बैंगनी रंग का अधिक हो जाएगा भाई। देखो छोटी तरंग दैर्ध्य वाली किरणें हैं उसका जो है झुकाव अधिक होता है, तो बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम हो जाएगा और विचलन या झुकाव सबसे अधिक हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में देखो, कथन एक क्या है, प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी है, ये बात सही है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर क्या है, प्रकाश का दृश्य वर्णक्रम में प्रकाश लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी है, तो यहाँ पर क्या है, ये स्टेटमेंट उल्टा हो गया, हरा प्रकाश लाल की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी है जबकि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे से अधिक है। तो तरंग दैर्ध्य आपको मैंने बताया कि नीचे से ऊपर की ओर क्या है, बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, तो बेनी आ है पीना ला बढ़ता हुआ जाता है, तो हरा और लाल, ये रेड यहाँ पर हरा इससे अधिक है, तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य का में अधिक है, यहाँ पर तो ये स्टेटमेंट सही है और ये गलत है, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर होने वाला है। क्या है, ए गलत है और आर यहाँ का सही है। उसके बाद में देखो, ए गलत है और आर सही है। एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो परिणाम स्वरूप क्या होता है। मैंने आपको बताया कि सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल में जाती है तो वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि सघन के अंदर प्रकाश का वेग कम होता है, विरल के अंदर अधिक होता है। ये मैं आपको अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वेग इसका बढ़ जाएगा भाई। अगला देखो, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष दोष युक्त मानव आंख से, देखो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं है वो आपके साफ नहीं दिखाई देती है, तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई, निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, पहला इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्या है, निकट दृष्टि न निकट की वस्तुएं न दूर की वस्तुएं, ये तो नहीं है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है मगर नजदीकी नहीं, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अच्छा ठीक है, ये उससे इसमें एक ही लाइन लिख रखी थी, इसने क्या किया, यहाँ पर दोनों पॉइंट लिख दिए, तो ये उससे ज्यादा सही हो जाएगा। हालांकि ये भी सही है लेकिन पूर्ण रूप से सत्य कौन सा है, डी ऑप्शन सत्य है आपका। ठीक है, तो इस तरह की गलती आप एग्जाम में न करें कि आप जो है पहले से पढ़ा और एक नंबर ऑप्शन पढ़ते आप इसका आंसर देकर के आगे मत निकल जाना, आप पर्सन को पूरे चारों ऑप्शन है वो आराम से पढ़ के फिर आंसर देना, दोनों ही सही है लेकिन पूर्ण रूप से सत्य कौन सा है, डी ऑप्शन आपका पूर्ण रूप से सत्य है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इस तरह के प्रश्न में अक्सर जो है स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो इसका आप ध्यान रखें, डी आंसर आपका क्या है, सही आंसर हो जाएगा भाई। उसके बाद में देखो, सूर्यास्त व सूर्योदय के समय सूर्य का चपटा दिखाई देना किसके कारण दिखाई देता है। सूर्य कौन सा, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय चपटा, चपटा किसके कारण दिखाई देता है, तो देखो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नहीं दिखाई दे रहा है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा,
प्रकाश का परावर्तन, बी ऑप्शन आपका। सूर्य प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है भाई, ठीक है, परावर्तन नहीं अपवर्तन के कारण दिखाई देता। परावर्तन तो इसके अंदर किसी एग्जाम्पल्स के अंदर आता ही नहीं है, ठीक है, हमने अपवर्तन के अंदर ही इसको पढ़ा था। अगला देखो, प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जैसे लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, बैंगनी का सर्वाधिक होता है, ये गलत है। लाल की सर्वाधिक होती है, बैंगनी रंग का लाल रंग से अधिक होता है, ये भी गलत है। लाल रंग की आवृत्ति बैंगनी रंग से अधिक होती है, ये भी गलत है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट एक की सही है भाई, ठीक है, सबसे अधिक किसका है? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य होता है। अपवर्तन में प्रकाश का निम्न गुण वो नहीं बदलता है। आवर्ती है, आवर्ती का गुण कभी भी नहीं बदलता है, बाकी सबका चेंज होता है, आवर्ती का गुण है वो सेम रहता है। आवर्ती इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरणें को क्या कहते हैं भाई? तो परावर्तन में हमने पढ़ा था कि आने वाली आपतित और परावर्तित, जाने वाली कौन सी? परावर्तित हो जाएगी, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, किस नेत्र में द्विअवतल लेंसों का प्रयोग किया जाता है? द्विअवतल की बात करें तो द्विअवतल लेंस की जो है आपके निकट दृष्टि दोष में, मायोपिया के अंदर प्रयोग करते हैं, ठीक है। किस नेत्र रोग में द्विअवतल बाई कोण के लेंसों का प्रयोग करते हैं? तो आपके बी इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, निकट दृष्टि दोष के अंदर। अगला प्रश्न है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? यानी साबुन के पतले झाग में यदि चमकदार रंगों की बात करें तो वो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का उदाहरण है। मैंने व्यतिकरण के अंदर आपको एग्जांपल्स के अंदर बताया था कि साबुन के जो झाग है उनके अंदर रंग है, उनके अंदर जो रंग आते हैं उन रंग का कारण क्या है? व्यतिकरण है, ये मैंने आपको थ्योरी के अंदर बता रखा था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके व्यतिकरण, यानी चमकदार रंग इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि प्रकाश की किरणें की झाग की पतली परत से बार बार क्या होती है? बार बार परावर्तित होती है, यानी बहुलित परावर्तन होता है। और ये फिर जो परावर्तित किरणें होती है वो आपस में मिलकर के क्या करती है? व्यतिकरण करती है। और इस तरह की जो रचनात्मक और विनाशकारी व्यतिकरण के कारण इसके क्या है? विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। इसके जैसी कुछ अन्य परिघटनाएं होती है, जैसे अपवर्तन, प्रक्षेपण, विवर्तन, ध्रुवण, वो इस जो प्रभाव के लिए, इस कारण के लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। उसके बाद में देखो, क्या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है? बहुत सरल प्रश्न है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, क्या है? यातायात संकेतों से जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। प्रकाश पूर्णतः परावर्तित, रिफ्लेक्टेड होता है। ये कौन सी मणिकाई की बात कर रहे हैं? वो जो सड़क पे आप जाते हो तो सड़क पे ऐसी जो येलो कलर की आपको चमकती हुई, रात के अंदर लाल कलर की चमकती हुई एक पट्टियां दिखाई देती है, ऐसे लगे हुए होते हैं ब्लॉक टाइप में, ठीक है। उनकी बात कर रहे हैं कि प्रकाश पूर्णतः परावर्तित, रिफ्लेक्टेड होता है जब आपतन कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ एक प्रकाश अपेक्षाकृत विरल माध्यम में परावर्तित होता है। तो इसका जो आपका सेंसर क्या हो जाएगा? तो क्या है? ये ए और आर दोनों इसके अंदर सही है, और आर ए का स्पष्टीकरण है। बिल्कुल पहला जो मैंने आपको बताया था, आप देखते हो कि सड़कों के अंदर रात को जो नेशनल हाईवेज है उस हाईवेज के अंदर ये जो है असल में लगे हुए होते हैं, ठीक है, और इनका कारण यही है। तो ये कारण और कथन दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए ऑप्शन आपका इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला देखो, ए और आर दोनों सही स्पष्टीकरण भी है। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग का दिखाई देना, ठीक है। यानी कौन सा लाल रंग का दिखाई देना, कौन सा कारण है? यहाँ पर ये आपके 4 चीजें लिखी हुई है। तो यहाँ पर लाल रंग क्यों दिखाई देंगे? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। तारों का टिमटिमाट, तारों का टिमटिमाट का कारण क्या है? तो प्रकाश का वायुमंडलीय जो अपवर्तन होता है उस अपवर्तन के कारण तारे क्या है? टिमटिमाट करते हैं। आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। भाई आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण आपके क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश का जो प्रक्षेपण है इसके कारण। ये हमने पढ़ा था कि इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के प्रक्षेपण के कारण होता है। और रेगिस्तान में मरीचिके का निर्माण क्या होता है? मरीचिके का निर्माण मैंने आपको पहले बता दिया था, क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये मरीचिका का निर्माण होता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, ए के अंदर दूसरा, बी के अंदर चौथा, सी के अंदर पहला और डी के अंदर तीसरा हो जाएगा, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हैं, इनके सारे ये एग्जांपल्स हैं, और सारे मैंने आपको एग्जांपल्स लिखा रखे हैं थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें आप इसमें पढ़ लेना। उसके बाद में देखो, खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था कि जो लाल रंग का है वो प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो यहाँ पर लाल प्रकाश धुंध या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ए इसका सही आंसर है भाई। उसके बाद में देखो, अगला प्रश्न है, एक महिला अपने बुढ़ापे के कारण समाचार पत्र अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकती, तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष। बुढ़ापे के अंदर कौन सा होता है? जरा दृष्टि दोष होता है भाई।
अगला प्रश्न है आपके सामने, ये जरा दृष्टि दोष होता है बुढ़ापे में अंदर, जिसमें पास की वस्तुएं क्या है देखने में दिक्कत होती है और दूर की वस्तुएं साफ, दोनों ही वस्तुएं जो है आपके जरा दृष्टि दोष के अंदर क्या दोनों ही सही दिखाई नहीं देती है, ठीक है, इसलिए उसमें द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया एवं दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया का ठीक किया जाता है, ठीक है। तो दोनों की यदि बात करें तो निकट दृष्टि दोष के अंदर अवतल होता है और दूर दृष्टि दोष के अंदर कौन सा उत्तल होता है, तो अवतल और उत्तल, ठीक है। ऑप्शन से आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में देखो, जैसे यहाँ पर देख लो, एक मानव जो सामान्य आंख होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मानव की जो आंख है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक जो है कोई भी वस्तु देख सकती है। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि एक निकट दृष्टि दोष होता है जिसके अंदर निकट की वस्तुएं हैं वो आपके निकट दृष्टि दोष के अंदर निकट की वस्तु सही देखते हैं और दूर की वस्तु देख नहीं पाते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था दूरदर्शी दोष, जिसके अंदर क्या है निकट की वस्तु सही नहीं देखते, दूर की वस्तु सही दिखाई देती है। उसके बाद में यहाँ पर दूर बिंदु जो होता है उसके अंदर वो अनंत से कम होता है और निकट दृष्टि दोष सामान्य से अधिक लंबे नेत्र गोलक या किसी भी स्थिति के कारण हो सकता है। तो ये सारी बात मैंने आपको बता दिया था कि निकट दृष्टि दोष है वो अवतल लेंस से ठीक किया जाता है और जो दूर दृष्टि दोष है उसके लिए आपके क्या उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, जब श्वेत प्रकाश किरण आपके किससे गुजारी जाती है, किसी प्रिज्म के अंदर से गुजारी जाती है, तो मैंने आपको बताया कि उसका जो रंग है वो 7 विभिन्न रंगों के अंदर विभक्त हो जाता है और प्रिज्म जहां पर शब्द आता है वो कौन सा होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। ये विभिन्न होता है, 7 रंगों के अंदर विभक्त करते हैं, ये सारी चीजें हमने अच्छे से डिटेल से पढ़ रखी है भाई, ठीक है। अगला देखो, एक छड़ी को जल में तिरछी डुबोया गया है, यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। तो ये मैंने आपको कौन सा एग्जांपल्स के अंदर बताया था, ठीक है, अपवर्तन के अंदर इस तरीके की चीजें बताई थी। छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी और झुकी हुई होने का आभास दिखाता। देखो भाई यहाँ पर क्या है, ये पहला तो है ये एकदम सही है, लेकिन ये किसके कारण होता है, ये अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। तो ये जो दूसरा कारण है ये दूसरा सही नहीं है, इसका मतलब ए सही है और आर क्या है, इसके अंदर ए सही है और आर क्या है, गलत है, क्योंकि पहला है वो अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है भाई। इसका देखो ए सही है और आर गलत है। अगला देखो, एक दर्पण में हम अपने चेहरे का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो दर्पण की आकृति क्या होगी भाई, सीधा देख रहे हैं और आवर्धित देख रहे हैं, तो सीधा और आवर्धित किस में है, अवतल दर्पण के अंदर होता है भाई, ठीक है। अवतल दर्पण के अंदर सीधा होता है प्रतिबिंब और एक आवर्धित होता है। उसके बाद में देखो, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचित होता है, ठीक है। तो यहां पर किसने बताया था, उसने हाइगेन्स ने, हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत है इन्होंने बताया था आपके क्या प्रकाश तरंगों के रूप में संचारित होता है, ठीक है। उसके बाद में दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हुए हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है, लंबवत रखे हुए 90 डिग्री पे रखे हुए 3 बनते हैं, ठीक है, हमने 3-4 बार इसको पढ़ लिया है। उसके बाद में अगला देखो, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है भाई, ठीक है। तो वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण का टॉर्च के अंदर अवतल है, वाहनों की हेडलाइट के अंदर अवतल है और दाढ़ी बनाने के लिए अवतल है, तो तीनों के अंदर अवतल का प्रयोग होता है। ये याद रख ले भाई, तीनों एग्जांपल याद रखें, अवतल और उसके अंदर कौन सा है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एक प्रकाश किरण के माध्यम एक्स से दूसरे माध्यम वाई में गुजरने पर यदि प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो तो प्रकाश की किरण आपतित किरण माध्यम वाई की सतह के मध्य बनने वाला कोण क्या होगा भाई, यानी यदि प्रकाश की किरण है एक माध्यम के दूसरी माध्यम की ओर आती है, लेकिन क्या होता है, ये से कोई किरण आती है इसके अंदर अपवर्तित नहीं होकर के इसी के चला जाता है, यानी ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्या हो जाएगा भाई, 90 डिग्री पर सतह और इसके मध्य कोण बनेगा 90 डिग्री का, तभी क्या हो जाएगा, तभी क्या है उस पर आपतित नहीं होगी। अगला देखो, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r और फोकल दूरी f के बीच में संबंध किया भाई। तो ये मैंने आपको बताया था, r बराबर क्या होता है, 2f होता है, ठीक है। r बराबर क्या होता है, 2f होता है। ये हमने थ्योरी में मैंने आपको अच्छे से समझाया था भाई इसको। अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव, ठीक है, 1 से कम होता है। ये मैंने भी अच्छे से आपको समझा दिया था, इसका आंसर 1 से कम हो जाएगा, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखने हैं। जिस स्थिति में रेटिना के पीछे, अब रेटिना के पीछे किसमें बनता है भाई, उत्तल में बनता है, यानी आपके किसमें बनेगा, दूरदृष्टि दोष के अंदर रेटिना से पीछे बनेगा और निकट दृष्टि दोष के अंदर रेटिना के आगे बनेगा, ठीक है। तो आगे किसमें बनेगा, निकट दृष्टि दोष के अंदर बनेगा और पीछे किसमें बनेगा, दूरदृष्टि दोष के अंदर बनेगा। ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो, ये बता दिया भाई लेंस और कॉर्निया का ये पीछे बनता है, वस्तुएं पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष के सामने बनता है, ठीक है। यहाँ पर दोनों चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये सारी चीजें आप पीडीएफ में पढ़ लेना, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम पे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक होता है या क्रांति कोण से अधिक होता है, तब क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ये मैंने बता रखी है आपको चीजें।
उसके बाद में देखो अगला, एक व्यक्ति रंग भेद दोष कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है, उसके लिए कौन से वाक्य सही है भाई। ठीक है, रंग भेद में आपको बताना, तो मैंने आपको बताया लाल और हरा रंग है वो नहीं पहचान पाता, फिर भी यहाँ पर क्या है, देखो व्यक्ति रंगीन वस्तु को देख पाता है, गलत है, किंतु श्वेत और श्याम को, यह भी गलत है। व्यक्ति रंगीन वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, कुछ व्यक्ति कुछ रंगों की वस्तुओं को अंतर नहीं कर पाता, तो ये क्या है, ये आपका जो 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर ये अधिक अधिक सही है भाई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ग्रीन और रेड है, ये दो जो रंग है, इन दो रंगों में जो है ये व्यक्ति अंतर नहीं कर पाते हैं, तो इसके कारण कुछ रंगों की श्रेणी में अंतर नहीं कर पाता, से आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला देखो, किसी लेंस की दक्षता, ये क्षमता बात की हमने 1/f, P बराबर 1/f होती है, और क्षमता को डायप्टर में मापते हैं। ठीक है, ये F होता है मीटर में और वो होता है D डायप्टर, तो ये हमने पढ़ लिया है। अगला देख लो, निम्न में से श्वेत प्रकाश में कौन सा वर्ण आपकी न्यून विचलित होता है, सबसे कम कौन सा विचलित होगा भाई। तो यहाँ पर क्या है, हमने कहा कि लाल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लाल ऑप्शन में नहीं है, तो लाल के जस्ट नीचे वाला देखेंगे, हम इस तरफ से देखेंगे तो विबग्योर है, जैसे यहाँ पर विबग्योर है। ठीक है, तो वहां पर क्या रेड है सबसे कम विचलन, लेकिन रेड ऑप्शन में नहीं है, तो इसके बाद में कौन सा होगा, ऑरेंज होगा, तो कौन सा हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये आपका सेंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो, 45 डिग्री परावर्तन कोण वाली किरण के लिए आपतन कोण का मान, भाई आपतन कोण और परावर्तन कोण की बात कर रहे हैं, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण तो बराबर होते हैं भाई। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण तो बराबर होते हैं, तो 45 हो जाएगा। अगला देख लो, सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु, देखो नजदीक बिंदु तो 25 सेंटीमीटर होता है मानव नेत्र का, 25 सेंटीमीटर से मानव है वो नजदीक नहीं देख पाता, लेकिन दूर बिंदु आपके अनंत है। दूर बिंदु क्या है, अनंत है, दूर कितनी भी देख सकता है, लेकिन अनंत जो नजदीक है वो आपका 25 सेंटीमीटर, ये ध्यान में रखना, 25 सेंटीमीटर से अनंत। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा, ये मैंने आपको बता दिया कि अवतल लेंस के अंदर प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी बनता है। क्या बनेगा भाई, सीधा और आभासी, क्या बनेगा, सीधा और आभासी बनता है अवतल लेंस के अंदर। ठीक है, से आपका सेंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का कौन सा, ये तो वापस आ गया भाई, रिपीट हो गया, रिपीट। ठीक है, नारंगी, न्यून विचलित नारंगी। उसके बाद में अगला देखो, ये भी आपके रिपीट हो गया, 45 अपवर्तन और परावर्तन 45 हो जाएगा, ये भी आपके रिपीट हो गया। ठीक है, ये भी आपके रिपीट हो गया, ये भी सीधा और आभासी, ये भी रिपीट हो गया। अगला देखो भाई, किस प्रकाशीय परिघटना के द्वारा सफेद प्रकाश का विभाजन, ये तो वही बात आ गई, ये भी हमने पढ़ लिया कि जो है कौन सा सफेद 7 रंगों में विभक्त करता है, तो वर्ण विक्षेपण के अंदर 7 रंगों का होता है। अगला देखो, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, क्षमता धनात्मक होती है, अवतल की ऋणात्मक होती है, उत्तल में प्लस आता है, अवतल में नेगेटिव आता है। ठीक है, और सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए निकट बिंदु दूरी क्या होती है, निकट बिंदु दूरी क्या होगी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये मीटर में है, ये क्या है 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, और दूर क्या है, दूर अनंत है। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखें, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूर आपके अनंत, ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद में यहाँ पर देखो, निर्गत किरणों के बारे में क्या कहा जा सकता है, वो हमने पहले ही पढ़ा था कि यदि सफेद प्रकाश प्राप्त करेगा, तो इस तरीके से यदि कोई 2 प्रिज्म रखा हुआ है, तो यहां पर जो आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, सफेद ही वापस निकलेगी। क्या निकलेगी, सफेद ही। यहां पर जो निकलेगी ये तो है आपके विबग्योर, सफेद प्रकाश यहाँ तो विबग्योर आएगा, लेकिन विबग्योर वापस इसमें प्रवेश करेगा इस प्रिज्म में, तो वापस सफेद निकलेगी, तो क्या है, बी आंसर सही है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अगला देखो आप, अगला आपको देखना है कि एक दर्पण में किसी वस्तु x का प्रतिबिंब क्या है, एक तो उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है, तो दर्पण की प्रतिबिंब क्या है। अब जब उल्टा भी बना और वस्तु से बड़ा भी बना, तो किस में बनेगा, ये अवतल दर्पण के अंदर। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होगा, उल्टा भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा, ये आपका सेंसर हो जाएगा इसमें। अगला देखो, किस रंग की प्रकाश विचलन सबसे कम, ये मैंने आपको बता ही दिया, परकिरण और विचलन सबसे कम लाल रंग का होता है भाई। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ तो अपना एक भी प्रश्न है वो थ्योरी से बाहर नहीं गया है। एक 14 वर्ष के विद्यार्थी श्याम पटल पर लिखे हुए प्रश्नों को 5 मीटर दूरी से साफ नहीं पढ़ पाता है, विद्यार्थी किस नेत्र दोष से पीड़ित है, जिसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करता है। अब यहाँ पर ये देखो कि 5 मीटर दूरी की बात करें, इसका मतलब उसके निकट की जो है वो सही है और दूर की इसमें उसकी गड़बड़ है। दूर की गड़बड़ है तो कौन सा होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, जिसके अंदर निकट सही है और दूर की गड़बड़ है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, अवतल लेंस का प्रयोग करता है। इसकी क्षमता क्या है, इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है, जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और इसकी क्षमता क्या है, धनात्मक होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज याद रखें, इसका ए आंसर हो जाएगा आपका।
अगला प्रश्न है आपका, किसी बिंब या वस्तु का छोटा आभासी और सीधा। अब ये छोटा आभासी और सीधा मैंने आपको बताया था कि वस्तु कहीं पर भी रखे हमेशा ही छोटा आभासी और सीधा ही बनेगा उत्तल दर्पण के अंदर, ये फिक्स है, हमेशा छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, ये याद रख लेना, ये रटा मार लेना, ये फिक्स रहता है। चाहे दर्पण के सामने कहीं पर भी वस्तु रखे, उत्तर हमेशा कौन सा रहेगा, उत्तल ही रहेगा। ठीक है, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के विक्षेपण में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम, ये मैंने आपको बता दिया था, बैंगनी का अधिकतम और लाल का सबसे कम होता है। ठीक है, प्रिज्म के तो आपके प्रश्न कभी गलत होने ही नहीं चाहिए भाई। अगला देखो, अगला यहां पर देखो, ये लेंस का सूत्र पूछा है, और लेंस के सूत्र में हमने कहा कि लेंस के सूत्र में माइनस आता है और दर्पण के सूत्र में क्या आता है, यहाँ पर प्लस आता है। ठीक है, माइनस और प्लस आता है। अगला देख लो भाई। ठीक है, ये हो गया, लेंस में माइनस आएगा और दर्पण का प्लस आएगा। उसके बाद में यहाँ पर मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली किरणों का उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है, तो ये कहां से गुजरती है भाई, मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, यानी मुख्य अक्ष के जो समांतर जाने वाली जो किरणें हैं, समांतर आने का मतलब हो गई कि अनंत से आ रही है, तो वो अपवर्तन के पश्चात में उत्तल लेंस से कहां पर, मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है, मुख्य फोकस से आएगी तो अनंत जाएगी, समांतर हो जाएगी, और समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है, किसी वस्तु का आभासी और विवर्धित, आभासी और विवर्धित की मैंने बात की अभी, आभासी और विवर्धित अवतल दर्पण द्वारा होता है। ठीक है, आभासी और विवर्धित किस दर्पण में होता है, अवतल दर्पण के अंदर होता है। उसके बाद में अगला देखो, दृष्टि, आपके दृष्टि वैमनस्य तब उत्पन्न होती है, कौन सा दोष है जहां पर दृष्टि वैमनस्य उत्पन्न होती है, और दृष्टि वैषम्य के अंदर कौन सा होता है, कॉर्निया की आकृति आपके गोलीय नहीं होती है। ये मैंने आपको बता दिया था, गोलीय जो कॉर्निया है उसकी आकृति में क्या है, गड़बड़ होती है, तब आपके दृष्टि वैषम्य रोग है वो होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखो, सघन से विरल में जाता है, प्रकाश की किरण एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण, तो क्रांति कोण कौन सा होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्रांति कोण 90 डिग्री होता है, और जब क्रांति कोण से ज्यादा हो जाता है, मान 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, तब क्या होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। अगला देखो, वह भाग जो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है, भाई फोकस का कार्य कौन करता है, रेटिना करता है। ठीक है, रेटिना या दृष्टिपटल करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, डी। अगला देखो, यदि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 है तो उसकी फोकल दूरी, ये मैंने आपको बता ही दिया भाई। ठीक है, त्रिज्या है वो आपको क्या, फोकल दूरी की डबल होती है, तो 60 आर है तो r/2 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये देखो, यदि प्रतिबिंब सीधा है और छोटा है, दर्पण को चेहरे से दूर ले जाने पर सीधा रहता है। अब हमेशा सीधा और छोटा मैंने आपको पहले ही बताया था, हमेशा सीधा और छोटा उत्तल दर्पण में ही होता है। ठीक है, आगे ले जाएगा तो भी सीधा रहेगा, यानी हमेशा सीधा और छोटा उत्तल में ही होता है। ठीक है, चंद्र सतह पर एक पर्यवेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देता है। अब आकाश कैसे दिखाई देगा, चंद्र सतह पर, चंद्रमा के अंदर क्या है, आपके वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन वगैरह नहीं होता, तो आकाश क्या है, आपके काला दिखाई देगा। ठीक है, मैंने सारे एग्जांपल्स आपको इसमें अंदर बता रखे हैं। अगला देखो, किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता का मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए, तो यह प्रकाश है वो किससे मापते हैं, फोटोमीटर से मापते हैं, फोटोमीटर से मापते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अगला है देखो, निम्नलिखित में से किस घटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, तो देखो मृत तृष्णा के अंदर है, इंद्रधनुष के अंदर भी आता है, सितारों की जगमगाहट के अंदर भी अपवर्तन आता है, तो जो लाल शिफ्ट है ये इसका सेंसर हो जाएगा, इसके अंदर अपवर्तन को है वो आपके जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। संचार में प्रयुक्त होने वाला फाइबर ऑप्टिकल केबल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, प्रकाश का नियमित परावर्तन, प्रकाश का विस्तृत परावर्तन, अपवर्तन और पूर्णांतरिक, तो मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल फाइबर है वो पूर्णांतरिक परावर्तन पे काम करता है। ठीक है, सारी चीजें हमने अच्छे से समझ रखी है। पायरेलियोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है भाई, ठीक है, तो पायरेलियोमीटर का प्रयोग है वो आपके सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है, बी ऑप्शन आपका सेंसर हो जाएगा। पायरेलियोमीटर, पायरेलियोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सौर विकिरण के आपके मापने के लिए किया जाता है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न यहां से देखो आप कि दृष्टिकोण, अबिंदुकता की बात करें, अबिंदुकता कब उत्पन्न होता है, तो अबिंदुकता के अंदर मैंने आपको बताया था दृष्टि वैषम्य हो या अबिंदुकता, उसके अंदर क्या कॉर्निया की आकृति, कॉर्निया की आकृति गोली नहीं होती, ये अबिंदुकता आए या आपको दृष्टि वैषम्य आए, एक की बात है ना, दृष्टि वैषम्य आए ना, वैषम्य तो एक ही चीज है भाई। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों के अंदर कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती है। उसके बाद में देखो, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और -25 सेंटीमीटर के तीन पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखे जाने पर इन लेंसों की प्रभावी निकाय क्षमता क्या हो जाएगी भाई, यानी यहां पर क्या है, तीन फोकस दूरी है और इनको आपके
इनका आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसका जो आपके जैसे आप इसको फॉर्मूले में रख करके इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके कितना, +3 डायोप्टर आ जाएगी, इसकी क्षमता आ जाएगी। और ये भी मैंने आपको क्या है अच्छे से समझा रखा है भाई, इनको एक दूसरे के संपर्क में अंदर रखेंगे तो इनका आपके क्या है एवरेज निकाल लेना और फिर आपके क्या उस फॉर्मूले के अंदर रख देना, तो उसके अंदर आपका जैसे आंसर आ जाएगा। जैसे बात करें देखो +3D कैसे आया कि जैसे F1 का मान 20 था और इसको अपने मीटर में चेंज किया, फिर फॉर्मूले में रखा, मीटर में चेंज किया, फिर फॉर्मूले में रखा, मीटर में चेंज किया, फिर फॉर्मूले में रखा, और फिर यहाँ की कुल क्षमता इनकी जोड़ दी। ठीक है, यानी इनका कुल क्षमता जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। एक गोलीय दर्पण और एक पतले गोली लेंस प्रत्येक की फोकस दूरी कितनी है, +25 सेंटीमीटर है, तो इसकी नई चिन्ह परिपाटी के अंदर दर्पण और लेंस संभवतः कौन सा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या एक गोलीय दर्पण दे रखा है और क्या दे रखा है, एक पतले गोलीय लेंस है जिसकी प्रत्येक की दूरी इन्होंने दे रखी है 25 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है दर्पण और लेंस, तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि दोनों के अंदर स्थिति कौन सी है, उत्तल होती है भाई। ठीक है, यानी गोलीय दर्पण की बात करें और एक पतले गोलीय लेंस की बात करें, दोनों की यदि फोकस दूरी +25 है तो दोनों ही कौन से हो जाएंगे, उत्तल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उत्तल की प्लस होती है और अवतल की कौन सी नेगेटिव होती है। ये सारी हमने बात कर ली है। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दिया जाता है, तो नेत्रदान के अंदर नेत्र का कॉर्नियो है, कॉर्नियो ही दान किया जाता है, इस बात का ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, नेत्र का कॉर्नियो दान किया जाता है भाई, जो आंख का कौन सा पारदर्शी भाग होता है वही दान किया जाता है। अगला देखो, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु एक ऐसी अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं। तो यदि देखो वस्तु है अपारदर्शी और छोटी हो, जैसे ये कोई वस्तु है, प्रकाश आता है इस किनारों से मुड़ जाएगा, यहाँ पर पीछे जो आपकी छाया वगैरह बनती है वो विवर्तन के कारण बनती है। किसके कारण बनती है, विवर्तन के कारण बनती है। ये मैंने आपको बताया था, जो प्रकाश की जो हमारी छाया बनती है वो विवर्तन के कारण बनती है। ठीक है, किनारों से प्रकाश मुड़ जाता है। मृतस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण क्या है, ये मैंने आपको बता दिया भाई। ठीक है, क्या है मृग तृष्णा, यानी आपकी क्या है इल्यूजन्स दिखाई देता है हिरण को, वहां पर रेगिस्तान के अंदर पानी दिखाई देता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तना क्या हो जाता है, घटता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, एक आंसर हो जाएगा, ऊंचाई के साथ में वायुमंडल का अपवर्तना वहां पर घटता है और इस तरीके से क्या है इसका दिखाई देता है। चलो अगला देखो, निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है। तो ये प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है भाई, काफी बार आया हुआ है। रिमोट के अंदर कौन सी तरंगे होती है, अवरक्त तरंगे होती है। ठीक है, ये एग्जाम्स के अंदर काफी बार आया हुआ है, इसको याद रखना आपको। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है, मैंने आपको बता ही दिया है, प्रकीर्णन है भाई। ठीक है, तो क्या है धूल आदि के कारण प्रकीर्णन होता है। उसके बाद में अगला है आपका, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस कारण होता है। देखो अपारदर्शी का रंग, वस्तु का रंग है वो उसकी परावर्तित के कारण होता है। हमने पहले ही बताया था कि यदि कोई वस्तु किस कलर की दिखती है हमें, उसका मुख्य कारण क्या है, वो वस्तु कौन सा रंग परावर्तित करती है वही जो है उसका मुख्य कारण होता है। यदि वस्तु आपको काली दिखती है, इसका मतलब हो गया कि वो वस्तु है जो सभी के सभी रंग है वो अवशोषित कर लेती है, पूरी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, वहां से कोई भी रंग परावर्तित नहीं करती है, इसलिए वो वस्तु ब्लैक दिखती है। यदि कोई वस्तु आपको सफेद दिख रही है, मान लो ये पेन आपको सफेद दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पेन से टकरा करके जितनी भी जो किरण है वो पूरी क्या है परावर्तित हो जाती है, एक भी चीज अवशोषित नहीं होती है, इसलिए ये सफेद दिखता है। ठीक है, यदि आपको कोई वस्तु लाल दिखती है, इसका मतलब क्या हो गया कि 7 रंगों में से सभी रंग है वो उसको अवशोषित कर लेती है, सिर्फ लाल रंग को ही वस्तु परावर्तित करती है, इस कारण वो वस्तु हमें लाल दिखाई देती है। तो किसी भी वस्तु का परावर्तित कारण ही उस वस्तु को देखना होता है। ठीक है, तो वस्तु का रंग उसके प्रकाश के कारण होती है जो इसको परावर्तित करती है। यदि कोई वस्तु लाल दिखती है, इसका मतलब वो लाल रंग को प्रकाश को परावर्तित करती है और अन्य रंग को अवशोषित करती है। ठीक है, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या है। यहां पर क्या हुआ, कोण आई बराबर कोण आर होता है, परावर्तन के अंदर नियम है बराबर होता है 60 डिग्री हो गया। अगला देखो, ये भाई आपके 4th ग्रेड के सिलेबस के अंदर है ना, ये कोण ये बराबर ये ऐसा आपके 4th ग्रेड के अंदर आएगा। 6 शिफ्टों के अंदर एक शिफ्ट में ये श्योर आएगा कि कोण आई बराबर कोण आर, ये याद रखोगे नियम अगर, तो यहाँ पर ये आपके एकदम सही हो जाएगा भाई। एक शिफ्ट के अंदर सीधा प्रश्न आने वाला है। किस गुणधर्म के कारण है पानी से भरे बर्तन में डुबोई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। मैंने आपको बताया कि अपवर्तन के अंदर आपके इस तरीके की जो है वो घटना होती है। सारे एग्जांपल्स याद करने हैं अपवर्तन के, मैंने आपको जितने भी बताए हैं। उसके बाद देखो, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचित होती है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस ने बताया था तरंगों के रूप में संचित होती है। अगला देखो, एक दर्पण में हम अपने चेहरे को सीधा और आवर्तित देखते हैं, तो सीधा और आवर्तित किस में देखते हैं, अवतल के अंदर देखते हैं। ठीक है, अवतल के अंदर सीधा और आवर्तित देखते हैं। मोटर कार का पश्च दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं भाई। ठीक है, आप सभी को आता ही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण होता है।
उसके बाद में देखो प्रकीर्णन, यस आंसर हो जाएगा। अगला देखो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो मुड़ने को अपवर्तन कहा जाता है। मैंने कहा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश अपवर्तन करता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष किसकी? मैंने आपको पहले बता दिया था, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है भाई, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धन के लिए यहाँ पर कौन सा होता है? सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धन के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोस्कोप का, ठीक है, माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है भाई। अति सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है। चंद्रमा क्षैतिज के समीप होता है तो कारण बड़ा होता है, यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण चंद्रमा क्षैतिज के समीप होता है और क्या है? बड़ा प्रतीत होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण बड़ा प्रतीत होता है। उसके बाद में अगला देखो, लेंस की इकाई पावर, मैंने आपको बता दिया था डायोप्टर होता है। मानव की आंख का रेटिना पर प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? तो हमेशा वास्तविक बनता है और हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। मानव की आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, क्योंकि मानव जो आंख है उसके अंदर कौन सा? उत्तल लेंस होता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। एक आंख की सुस्पष्ट कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर, मैंने आपको बताया था कम से कम 25 है और अधिकतम अनंत है। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है और दूर का बिंदु अनंत है, ध्यान में रख लेना, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। मानव आंख वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश का उपयोग करती है, क्योंकि किसकी संरचना के अंदर क्या लेंस आ जाएगा, ठीक है। मानव आंख वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश का उपयोग करती है, लेकिन उसकी संरचना के अंदर क्या है? लेंस का प्रयोग होता है। बाकी तो जो है इसके अंदर ऑप्शन है नहीं कोई। अगला देखो, सरल सूक्ष्म दर्शक यंत्र का प्रयोग किया जाने वाला लेंस, तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग है वो सरल सूक्ष्म दर्शक यंत्र में किया जाता है। ये मैंने उत्तल लेंस के अंदर एग्जांपल्स के अंदर पढ़ाया था आपको। पानी में हवा का बुलबुला किसके रूप में काम करता है? तो मैंने आपको बताया था उत्तल लेंस के अंदर। हवा के अंदर, ठीक है, हवा के अंदर पानी का जो बुलबुला है वो आपके उत्तल लेंस की बातें काम करेगा, और पानी के अंदर हवा का बुलबुला उत्तल लेंस की बातें काम करेगा। ये मैंने दोनों चीजें आपको अच्छे से लिखा रखी है थ्योरी के अंदर, दोनों आपको याद करनी है, ठीक है, दोनों आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद देखो, आंख का कौन सा पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? ठीक है, तो कौन सा? आइरिस है वो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है भाई, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो, लेंस का उपयोग करके दीर्घदर्शी दोष, दूरदर्शी दोष, उत्तल, ये तो हम 50 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, थ्योरी में भी खूब पढ़ा, और अभी तो हमारे एमसीक्यूज के अंदर तो बार बार घूम के यही ये प्रश्न आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं ये, और आपके 4th ग्रेड के अंदर तो सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 शिफ्ट के अंदर हमारे यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सफेद प्रकाश का पुंज कांच के प्रिज्म पर गिरता है तो प्रकाश का सबसे कम विचलन लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है, ठीक है, हमने पढ़ ही लिया भाई ये तो। अगला देख लो, प्रिज्म से पारित होता है तो कितने रंगों में विभक्त होता है? 7 रंगों में विभक्त होता है, ठीक है। उसके बाद में अगला देख लो, फ्लिंट ग्लास का उपयोग, ये मैंने आपको बताया था, प्रिज्म बनाने के अंदर फ्लिंट ग्लास का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको थ्योरी के अंदर बताया था, प्रिज्म बनाने के अंदर फ्लिंट ग्लास का प्रयोग किया जाता है भाई, याद रख लेना प्रिज्म, ठीक है। उसके बाद में देखो, प्रकाश का परावर्तन नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हमने बता ही दिया कि आपतन और परावर्तन कोण के बराबर है, सारा मैंने बता ही दिया, और तीनों अभिलंब एक तल में होते हैं। अधिकतम गति किस माध्यम में होती है? निर्वात में अधिकतम होती है, बाकी इन सब में कम होती है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात में होती है। बढ़ते क्रम में आवृत्ति आपको बतानी है भाई, ठीक है। तो ये कहाँ कौन सा हो जाएगा आपके? लाल, पीला, नीला, ठीक है, हरा, ये बढ़ते क्रम के अंदर इनकी आवृत्ति हो जाएगी। ये मैंने आपको बता ही दिया है, जो बेनिया पिनला हमने पढ़ा था उसी क्रम में ये रहेगा। यदि हमारी ऊंचाई 1.60 मीटर है तो अपने पूरे प्रतिबिंब को देखने के लिए, ये मैंने आपको बताया था समतल दर्पण के अंदर कि ऊंचाई से डबल क्या होना चाहिए? ऊंचाई से डबल क्या होना चाहिए? दर्पण होना चाहिए। तो 1.60 मीटर, इसका मतलब दर्पण कितना होना चाहिए? दर्पण कितना होना चाहिए? नहीं, इसमें क्या है, हमने ये बताया था कि दर्पण से हमारी जो है वो आधी होनी चाहिए, ठीक है। हम जैसे हमें जैसे अगर कोई 6 फीट का व्यक्ति है खुद को देखना चाहता है तो वो आपके क्या है, दर्पण कितना यूज कर देगा? तो उसका दर्पण होना चाहिए 0.80 मीटर होना चाहिए भाई, ठीक है। तो आपका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि दर्पण आपका, यदि कोई 6 फीट का व्यक्ति है तो 3 फीट का दर्पण लाओगे तो आप उसको पूरा देख पाओगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर 0.80 मीटर है। उसके बाद देखो, किसी रोगी को दूरदृष्टि दोष का चश्मा उत्तल लेंस होता है दूरदृष्टि दोष के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो किरण के मुड़ने की प्रक्रिया अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। अगला देखो, उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है,
ठीक है, उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। मैंने आपको कहा था ये तो उत्तल दर्पण वाला तो रट ही लो भाई, आभासी और वस्तु से छोटा बनेगा। हीरा क्यों चमकता है? तो हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। मैंने अच्छे से इसको समझा रखा है आपको, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष क्यों बनता है? तो इंद्रधनुष देखो बनने के लिए वैसे तो जो है सबसे सबसे अधिक कारण है वो कौन सा है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। उसके बाद में देखो, जब हम समतल दर्पण को देखते तो अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, किसके कारण? परावर्तन के कारण, ठीक है, परावर्तन के कारण समतल दर्पण को हम देख पाते हैं। तो ये भी याद रखना आपको। किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है? तो कांच के अंदर सबसे कम प्रकाश की चाल कौन सी होती है? बैंगनी, ठीक है। ध्यान में रखना, निर्वात के अंदर तो बराबर होती है, निर्वात के अंदर तो इन सभी की बराबर होती है, लेकिन बात कर रहे हैं कांच की, तो कांच के अंदर आप देख लेना बेनी आ है पीना ला, सबसे कम कौन सा है आपके? बैंगनी। सबसे नीचे वाला कौन सा? बैंगनी। इसका मतलब इसकी कौन सी है? सबसे न्यूनतम होगी। देखो तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य का मैंने आपको बता ही दिया, तरंग दैर्ध्य को मीटर में मापते हैं। किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? ये लाल का होता है भाई, बेनिया है पिनाला विबग्योर, और यहां से लिखेंगे तो आर का तरंग दैर्ध्य अधिक होगा। तरंग दैर्ध्य नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ जाएगा। सूर्य का व्यास 1.4 इंटू 10⁹ मीटर और इसकी पृथ्वी से दूरी 10⁻11 मीटर है। तो 2 मीटर की फोकस दूरी देखने के लिए एक उत्तल लेंस द्वारा बनाई गई इस प्रतिबिंब का व्यास क्या होगा? ठीक है, तो इसका व्यास क्या हो जाएगा भाई? 1.4 इंटू 10⁹ मीटर है और 10⁻11 मीटर पृथ्वी से दूरी है, और 2 मीटर की आपकी क्या फोकस दूरी है? तो लेंस का प्रतिबिंब का व्यास बताना, वही आपको फॉर्मूला लगाना है, और उस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करोगे तो 2.8 सेंटीमीटर इसका आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। 2.8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो, प्रकाश का उसके घटक के रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये हमने पढ़ लिया, 7 रंगों में विभक्त करता है। उसके बाद में कौन सा आभासी प्रतिबिंब और छोटा? आभासी और छोटा मैंने पहले बता ही दिया है, अवतल लेंस आभासी और छोटा बनाता है, ठीक है। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण बराबर होता है, जो उत्तल दर्पण बनाता है वो अवतल लेंस बनाता है। तो दोनों की सारी चीजें याद रखनी है आपको। अपारदर्शी झिल्ली बन गई है, यानी आपके जो है दिखना बंद हो जाता है। किसमें? मोतिया बिंद के अंदर क्या हो जाता है? अपारदर्शी झिल्ली बन जाती है भाई, ठीक है। और उसके बाद में क्या है अगला प्रश्न? एक आपतित किरण समतल दर्पण पर परावर्तित किरण के मध्य 60 का कोण है, तो आपके आपतित किरण के सापेक्ष किस कोण से विचलित हुई है? तो ये 120 से हो जाएगी, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। दोनों के मध्य 60 डिग्री का कोण है, तो उससे जो है डबल से ये विचलित हो जाएगा, ये मैंने आपको उसमें बता ही रखा है, ठीक है, थ्योरी के अंदर। निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी विशेषताएं पेरिस्कोप बनाने में? तो पेरिस्कोप के अंदर प्रकाश का परावर्तन, पैसे पेरिस्कोप, पैसे परावर्तन, मैंने आपको सारी चीजें बता रखी है, ठीक है। निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने में सबसे ज्यादा विचलित होता है? बैंगनी सबसे ज्यादा विचलित होगा भाई, ठीक है। और उसके बाद में एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सम्मुख बिंब अनंत पर रखा है, तो आभासी प्रतिबिंब लेंस क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंदु अनंत पर रखा हुआ है। जब अनंत पर रखेगा तो कौन सा हो जाएगा? आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई, ठीक है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अनंत पर रखेगा तो आभासी प्रतिबिंब लेंस की कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर ही वापस दूर हो जाएगी, ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक स्थित वस्तुएं देख सकता है, ठीक है। और अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उसे किस प्रकार का, कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना पड़ता है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यदि निकट दृष्टि दोष है और निकट दृष्टि दोष के अंदर पहली बात तो हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो 2 तो काट ही देते हैं उत्तल वाले, कौन सा बचेगा? अब अवतल वाला बचा। उसके बाद में 20 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की जो है स्थित वस्तु देख सकता है। अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए यदि हम बात करें, अनंत की वस्तुओं को देखने के लिए बात करें, तो उसे किस प्रकार और कितनी फोकस दूरी का? तो यहाँ पर जो है आपके उस फॉर्मूला को अंदर हम यूज करते हैं, तो 100 सेंटीमीटर इसका सेंसर हो जाएगा, और अवतल लेंस तो है ही है, ठीक है। 2 तो हम पहले इसको काट चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो, इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों, ये तो हम पढ़ चुके हैं भाई, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में देखो, अगर आप एक समतल दर्पण के सामने अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ से छुओगे तो दर्पण में ऐसा दिखेगा जैसे आपके दाएं, कौन सी बात कर रहे हैं? अपने बाएं हाथ को, बाएं कान को दाएं हाथ से छुएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, तो बाएं का दायां हो जाएगा, तो दाएं कान को बाएं हाथ से छुएंगे, यानी यहाँ पर क्या पार्श्व परावर्तन होता है समतल दर्पण के अंदर, बायां का दायां, दाएं से, तो वहां पर जहां पर बायां है वहां पर दायां हो जाएगा, और जहां पर दायां है वहां पर क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पार्श्व परावर्तन हो जाएगा भाई, ठीक है। लेंस की क्षमता डायप्टर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक है। ये तो हम पढ़ चुके हैं भाई, ये तो हमारा सारा आंसर सही है इसके अंदर। अगला देखो, जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तब अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है? परावर्तन है। ये सारे इजी प्रश्न है भाई, फटाफट चलते हैं। अगला, किस रंग के प्रकाश का कांच में न्यूनतम होता है? तो मैंने बताया कि आपको कांच में न्यूनतम क्या है? बैंगनी का होता है, यह भी अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था।
एक वस्तु एक लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, उसके उपरांत लेंस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, तो दोनों स्थितियों में वस्तु के प्रतिबिंब आवर्धन और समान है, लेंस की फोकस दूरी क्या है। यानी एक लेंस है वो 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है और उसके बाद में लेंस 16 सेंटीमीटर पर रखा जाता है, तो इसका आपके क्या हो जाएगा, 24 और 16 पे रखा जाता है, तो इसका सेंसर क्या आ जाएगा आपके 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 24 और 16 पे रखा जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। उसके बाद में देखो, प्रकाश की एक किरण परावर्ती समतल सतह पर सतह के साथ में 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या है। ये देखो, ये 56 डिग्री पे आपतित होती है, तो इसका दूसरा मान क्या हो जाएगा, 90 माइनस 56 34 डिग्री हो जाएगा भाई। ठीक, क्या हो जाएगा, 90 माइनस 56 34 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखो, एक प्रिज्म में निम्नलिखित में से आपके कौन सा सबसे अधिक विचलन होता है, तो विचलन किसका हो जाएगा भाई, मैंने आपको बता ही दिया, सबसे अधिक विचलन तो सबसे नीला रंग का हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे नीचे रहेगा उसका हो जाएगा, यानी बैंगनी के बाद में कौन सा नीला आता है, बेनी आ है, यानी बैंगनी के बाद में इंडिको जो आता है आसमानी नीला वो आ जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसका विचलन होता है। उसके बाद में देखो, एक व्यक्ति की लंबाई कितनी 6 फीट है, उससे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए 3 फीट का कहा चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको पहले एग्जाम्पल के अंदर में यही बताया था मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद देखो, एक लेंस आपकी क्या है, वायु म्यू बराबर 1 में अपसारी लेंस व पानी म्यू बराबर 1/1.3 में अभिसारी लेंस के समान व्यवहार करता है, तो अपर्तनाक किया, यानी इसके मध्य अगर समान व्यवहार करता है तो अपर्तनाक क्या हो जाएगा, इनके मध्य हो जाएगा। ठीक है, इनके मध्य क्या हो जाएगा, अपर्तनाक हो जाएगा। ये तो सरल प्रश्न है, ये मैंने आपको बता ही दिया थ्योरी के अंदर सारे अपर्तनाक के बारे में। उसके बाद में अगला प्रश्न देखो, आपका परावर्तन का नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो एक किरण के लिए क्या सही है, ये क्या सही है भाई। एक तो देखो, नियम है वो किसका है, आपके समतल दर्पण का या फिर परावर्तन का है, तो केवल समतल सतह के लिए होता है, केवल अवतल सतह के लिए भी होता है, केवल उत्तल सतह के लिए, ये सभी सतह के लिए होता है। बिल्कुल एकदम सही है, सभी सतह के लिए ये होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, वे दृष्टि दोष जो आंख की कॉर्निया की वक्रता के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों में भिन्न होने के कारण उत्पन्न होता है। अब देखो, मैंने आपको बताया था अबिंदुकता और एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म इसका कारण यही होता है कि वो आपके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों में अंतर नहीं कर पाता है, वो आपके एस्टिग्मेटिज्म और या अबिंदुकता होता है। ठीक, अगला देखो, जब हरी पत्ती पर सफेद प्रकाश आपतित होता है, ठीक है, जब हरी पत्ती पर सफेद प्रकाश आपतित होता है, इसका मतलब क्या हो गया, पत्ती द्वारा मुख्य रूप से हरा रंग अवशोषित होता है, नहीं, देखो सफेद प्रकाश आपतित होता है, इसका मतलब क्या हो गया, जो आपतित होना की प्रकाश की जो है किरणें आना, लेकिन हमें तो जो हरी पत्ती क्यों दिखाई देगी, वो तो परावर्तन के कारण दिखाई देगी। जब वो पत्ती हरा रंग परावर्तित करके हमारी आंखों तक हरा रंग आएगा, तभी हमें वो पत्ती हरी दिखाई देगी। तो कारण क्या है, पत्ती के द्वारा मुख्य रूप से हरा रंग परावर्तित करना ही क्या है, यह मुख्य कारण है भाई। ठीक है, यही मुख्य कारण है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, एक समतल लेंस के आकर जो है उसका लेंस का वक्र की सतह की जो म्यू कितना अपूर्णता कितना 1.5 है, वक्र आपके वक्रता त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस की वक्र सतह पर चांदी की पॉलिश की गई है, तो इस निकाय की समता क्या हो जाएगी भाई। ठीक है, वक्रता त्रिज्या दे रखी है आप लोगों को और आपको इसका म्यू का मान भी दे रखा है, आराम से आप जो है अपूर्णांक के सूत्र से इसकी क्षमता आराम से निकाल पाएंगे। और 15 डायप्टर इसकी क्षमता क्या आ जाएगी, इसकी क्षमता 15 डायप्टर आ जाएगी, ये भी मैंने आपको करवा रखे हैं। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको करवा रखे हैं। अगला देखो, प्रकाश की एक किरण एक अवतल दर्पण पर इसकी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की जाती है परावर्तन के पश्चात। ठीक है, परावर्तन के पश्चात। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है कि एक मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के जब भी समांतर आती है तो फोकस से गुजरती है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के जब भी समांतर आती है तो किससे, फोकस से गुजरती है, और फोकस से गुजरेगी तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा, फोकस से गुजरेगी, और जब भी फोकस से गुजरती है तो गुजरने के बाद में समांतर हो जाती है, तो ये एक दूसरे के क्या विपरीत है, तो इसको आपको ध्यान रखना भाई। ठीक है, अगला देखो, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो निर्वात के अंदर अधिकतम होता है, यह सरल प्रश्न है। अगला देखो, वर्णांतता किस लेंस से दूर किया जाता है, ये आपकी किस बेलनाकार लेंस है, नहीं वर्णांतता का पूछा है इन्होंने। ठीक है, वर्णांतता के अंदर इनमें से कोई नहीं, ये आपके निकट, ये आपके दूरदर्शी दोष और बेलनाकार अभिन्नता है, उनके लिए किया जाता है, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं है वर्णांतता के अंदर, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो, ये एक आनुवंशिक रोग है वर्णांतता है, और उसके अंदर किसी भी प्रकार का लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद में देखो, निकट दृष्टि कोण दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर का क्या है आपके अवतल निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और वो कौन सा हो जाएगा आपके कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव का प्रयोग किया जाता है नतोदर, ये इसका सेंसर हो जाएगा। अगला देखो, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है भाई, इंद्रधनुष के अंदर मैंने आपको बता ही दिया है, बैंगनी का सबसे अधिक विक्षेपण होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो मानव आंख कर आपके वास्तविक और उल्टा बनता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं भाई आराम से, सारी चीजें हम एकदम जो है सारी चीजें अच्छे से पढ़ रखे हैं।
दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त और दूरदर्शी इलेक्ट्रॉन। तो सरल सूक्ष्मदर्शी आपका सेंसर हो जाएगा। अच्छा, दूर की वस्तुएं, ठीक है, दूर की वस्तुओं को आपके प्रशिक्षण के लिए कौन सा हो जाएगा? दूरदर्शी सेंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। और नजदीक की वस्तु के लिए आपके सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा। उसके बाद देखो, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में रखी जाती है, तो मैंने आपको बता ही दिया, जब समांतर समतलों के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब कितने बनते हैं? अनंत बनते हैं। ये चीज याद कर लेना भाई, मैंने इसको 10 बार आपको याद करवा दिया है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? साबुन के, ये जो साबुन का बुलबुले की चमकीले रंग किसके कारण होता है? व्यतिकरण के कारण होता है, ठीक है। साबुन का जो बुलबुला है उसका चमकीला रंग किसके कारण होता है? व्यतिकरण के कारण होता है। ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। अगला प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी दिखेगी? देखो, दोपहर की जो छाया है वो आपके गर्मियों के अंदर छोटी दिखाई देती है, ठीक है। तो आपके 21 जून को क्या दिखाई देगी? आपको सबसे छोटी दिखाई देगी भाई, ठीक है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का आपका उपयोग किया जाता है? तो कैमरे के अंदर मैंने आपको बता ही दिया, उत्तल लेंस के अंदर मैंने एग्जांपल्स में आपको लिखा था कि कैमरे के अंदर हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला देखो, अबिंदुकता को दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये अबिंदुकता का मैंने आपको बताया, बेलनाकार और सिलेंड्रिकल जो लेंस है उसका लिए प्रयोग किया जाता है। अवतल निकट दृष्टि दोष, द्विफोकसी जरा दृष्टि दोष, उत्तल दूर दृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है। और ये अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य के अंदर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला, ये तो वही आ गया, 6 फीट का और 3 फीट का आदमी होना चाहिए, ठीक है। 6 फीट का व्यक्ति है और 3 फीट का दर्पण होना चाहिए उसको पूरा देखने के लिए। उसके बाद में देखो, ये कौन सा है? एसआई इकाई में लेंस की शक्ति, तो ये डायोप्टर है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। एसआई के अंदर डायोप्टर की लेंस की शक्ति डायोप्टर होती है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी होता है और सीधा होता है, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। आंख का प्रतिबिंब कैसा होता है? आंख का प्रतिबिंब हमेशा जो है आपके वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और क्या हो जाता है? उल्टा होता है, ठीक है। वास्तविक और उल्टा होता है आंख का प्रतिबिंब, ये ध्यान में रखा एक तो आप, और एक आप याद रखिए, ये समतल दर्पण का आभासी और सीधा होता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद में देखो, अगला प्रश्न है आपका, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरता है, ठीक है, इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए कौन सी भौतिक परिघटना है? यहाँ पर देखो आप, परीक्षापण भी है, अपवर्तन भी है, आंतरिक परावर्तन भी है, ये सारा हम पढ़ चुके हैं भाई। तीनों ही इसके अंदर क्या है? तीनों इसके अंदर काम करती है इंद्रधनुष के अंदर। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कौन है? ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कौन सा होता है? आपतन कौन हो जाएगा, ठीक है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य परावर्तन कौन हो जाएगा? ये भी सरल है, सारी चीजें मैंने बताई रखी है आपको। कौन आई हो जाएगा? आपतन कौन सा? कौन आई हो जाएगा? इसके अंदर कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। आरजीबी, जो आरजीबी है, रेड ग्रीन ब्लू, लाल हरा नीला, ये सब प्राथमिक है। और येलो क्या है? येलो प्राथमिक रंग नहीं है, ये भी मैंने आपको बता रखे हैं। सारे रंग बता रखे हैं, थ्योरी के अंदर बेहतरीन तरीके से चीजें बता रखी है। या तो ये पीवाईक्यू देख लो अच्छे से, और थ्योरी की मैंने 2 क्लासें करवा रखी है, 1-1 घंटे की। 2 घंटे के अंदर पूरा प्रकाश इतनी बेहतरीन ढंग से सिखा रखा है कि 2 घंटे के अंदर वो आप अच्छे से पढ़ के आते हो, तो यहाँ पर आप एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद में देखो, वर्ण विक्षेपण में प्रकाश का विचलन का क्रम वही क्रम है भाई, बेनी आहे पीना ला, यहाँ से जो है सर्वाधिक विचलन होगा बैंगनी का, फिर नीला, फिर आपके आसमानी, हरा, फिर पीला, फिर आपके जो भी है वो आप देख लेना विबग्योर से। यहाँ पर जो सबसे कम विचलन होगा आपके लाल का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सेंसर हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, बैंगनी, नीला, पीला और लाल, ठीक है। इसको आप याद कर लेना, जो मैंने आपको बताया था विबग्योर का क्रम है उसको आप रट लेना, आपका सारा आंसर सही हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, तो देखो, वस्तु का रंग निर्धारण, ग्रहों का चमकना, पहला दिखाई देना, ये मरक मरीचिका, ठीक है। मरक मरीचिका किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ये आपके अपवर्तन के उदाहरण है बाकी। और उसके बाद में ये परावर्तन का, ग्रहों का चमकना किसका? परावर्तन का उदाहरण है। ये सारे देख लेना, मैंने सारे लिखवा रखे हैं आपको। इंद्रधनुष प्रकाश की कौन सी घटना के कारण होता है? तो देखो, मुख्यतः तो आपके किसका? वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। उसके बाद में देखो, जब प्रकाश आपके आंख में प्रवेश करता है तो कॉर्नियों की बाहरी सतह पर होने वाली परिघटना क्या कहलाती है भाई, ठीक है। तो देखो, अपवर्तन होता है, बाहरी सतह पर कौन सा होता है? अपवर्तन। ये वही होगा कि एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है, तो आंख में जब प्रवेश करता है तो पहला बाहर का वायुमंडल का जो माध्यम है उसके अंदर आंख में प्रवेश करने के बाद का माध्यम है, तो वो कौन सा हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला, पानी में रखी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, यह अपवर्तन के कारण होता है। सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, नींबू बड़ा दिखाई देना, छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, सभी किसके एग्जाम्पल है? अपवर्तन के है, ठीक है। अपवर्तन आ गई। दर्पण में प्रतिबिंब का दिखाई देना, प्रतिबिंब का दिखाई देना प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है भाई, ठीक है। दर्पण में प्रतिबिंब का दिखाई देना परावर्तन होता है। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण के देखने के लिए ऊंचाई न्यूनतम होनी चाहिए, तो भाई क्या हो जाएगा? व्यक्ति की लंबाई की आधी। ये सारी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, सारा अच्छे से पढ़ चुके हैं। टॉर्च की लाइट में प्रयोग करते हैं,
अवतल दर्पण का मैंने आपको बता ही दिया, सर्च लाइट है, टॉर्च है, गाड़ी की हेडलाइट है, सब के अंदर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला देखो, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल है, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल है, ठीक है, सारा ध्यान में रखना आपको। उसके बाद में देखो, एक व्यक्ति सामने लगे दर्पण में अपना सिर बड़ा और शरीर का मध्य भाग समान आकार का, वे पैर छोटे आकार के दिखाई देते, तो नीचे तक लगे दर्पण का संयोजन क्रम क्या है। देखो सिर बड़ा दिखाई देता है, सिर बड़ा दिखाई देता है, इसका मतलब आवर्धित है, और आवर्धित किसमें होता है, अवतल के अंदर है। आवर्धित किसमें होता है, अवतल के अंदर है, तो अवतल एक में ही है। उसके बाद में देखो, शरीर का मध्य भाग क्या समान, समान किसमें होता है, समतल में होता है, और छोटा छोटा किसमें होता है, छोटा उत्तल के अंदर होता है। ये एक बेहतरीन प्रश्न है, एक बेहद शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न के माध्यम से आपके अवतल, समतल और उत्तल तीनों के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो देखना, ये ध्यान में रखना, आवर्धित होता है, बड़ा दिखता है अवतल के अंदर, बराबर समतल के अंदर, और छोटा उत्तल के अंदर। ये चीजें याद रख लेना। इस प्रश्न से आपके ये तीनों एक साथ में आप इसको याद रख सकते हो, सारे डाउट यहां पर आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और यहां पर जो है आपके प्रकाश जो है, प्रकाश टॉपिक है जो हमने कंप्लीट कर लिया भाई। प्रकाश के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है हमने, यानी प्रकाश जो टॉपिक है उसके अंदर हमने सभी जो है 210 प्रश्न यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं। यानी प्रकाश के अंदर हमने अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, दर्पण, लेंस और इनसे संबंधित रोग, जितने भी वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्न हमने इसके अंदर किए हैं, बेहतरीन ढंग से किए हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। मुझे लग रहा है आप जो 2 घंटे की मेरी जो थ्योरी क्लास है, 1-1 घंटे की 2 क्लास है, वो जो यूट्यूब पर आपकी अपलोड हुई है, और साइंस का जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर पड़ी है, वो आप यदि दोनों क्लासेस देख करके और यहां आकर के ये एमसीक्यूज कर लेते हो, तो इसके बाद में आपको कहीं पर भी प्रकाश कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से जो है किसी भी एग्जाम के अंदर आपका प्रश्न बाहर से नहीं जाएगा। आने वाले एग्जाम्स के अंदर 4th ग्रेड के अंदर यहां से जो है हूबहू प्रश्न आपके छपने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छी लग रही है, तो आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने 2 दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। और यदि आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो प्ले स्टोर से एग्जाम बंधु अकेडमी ऐप डाउनलोड करें और प्ले स्टोर को टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करें, ठीक है। धन्यवाद।